अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, अनीसा नोवेल में आपका वेलकम है। आप लोग सोच रहे होंगे मैं अब तक कहाँ रही, कहाँ बिज़ी थी। मैं अपनी कोई भी अपडेट नहीं दे रही थी कि मैं कहाँ हूँ, मैं नॉवल अपलोड क्यों नहीं कर रही हूँ। एक्चुअली क्या हुआ ना कि मैं गई थी अपनी कज़िन की शादी में, और वहाँ पर आप लोग समझ सकते हो कि शादी के फंक्शन हो और वहाँ पर हम नावल पढ़ने बैठे तो हो ही नहीं सकता है। तो ऐसी सिचुएशन थी। मैं हमेशा सोच रही थी कि अब मैं पढ़ूँगी, लेकिन नहीं हो रहा था, मुझे पढ़ने के लिए टाइम नहीं मिला। इसीलिए मैंने नावल अपलोड नहीं कर रही थी। आप लोग भी मुझे बहुत कमेंट्स आए आप लोगों के कि आप कहाँ हो, आप लोग अपलोड नहीं कर रहे हो। मैं इसलिए नहीं कह रही थी क्योंकि नेटवर्क इशू भी इतने थे। और फिर मैं आप लोगों को रिप्लाई दूँ, फिर आप लोगों को मेरा वेट करो, फिर आप कोई क्वेश्चन करो। इसलिए मैं बोली चलो जाने दो, मैं अभी नहीं, जब मैं पूरी फ्री हो जाऊंगी, जब मैं रिकॉर्डिंग करने बैठूं तो मैं फिर आप लोगों को इसको अच्छे से तफसील से बता दूं कि वजह क्या रही थी, किस वजह से मैं नावल अपलोड नहीं कर पा रही थी। ऐसा तो मैंने सोची थी कि जाने से पहले पहले मैं नावल अपलोड कर लूँगी, लेकिन नहीं हो पाया। तो उसके लिए बहुत बहुत ज़्यादा सॉरी। लेकिन मैंने बहुत कोशिश की कि मैं नावल अपलोड करूँ, नहीं हो पाया था। खैर अब मैं नावल इंशाल्लाह दूंगी, ज़रूर पढ़ते रहूँगी। आप लोग अभी टेंशन मत लीजिएगा। अगर मैं अपलोड नहीं कर रही हूँ कुछ वक्त के लिए तो समझ जाना कि मैं कहीं गुल हो गई हूँ, कहीं मैं गई हुई हूँ, इसीलिए मैं अपलोड नहीं कर रही हूँ। इसलिए ठीक है ना। तो मैं अभी ज़्यादा बात ना करते हुए नावल करती हूँ मैं स्टार्ट। नावल नेम है जुनून वफ़ा बाय अली शिखान, लास्ट मेगा एपिसोड। वलीमे की तकरीब दमीर खान की हवेली में ही मुश्तरका तौर पर मुनक़िद की गई थी, क्योंकि आज राया मंजिश के साथ दमीर और ज़रबख्त के वलीमे की भी तकरीब थी। दमीर खान का निकाह हंगामी हालत में हुआ था और फिर नुज़रत खान की बीमारी और इनकी वफ़ात के बाद इसकी वलीमे की तकरीब इस टाइम पर करना नामुमकिन हो गई थी। अब अनीसा खान ने अपने बड़े बेटे की खुशियों को सेलिब्रेट करने की ख्वाहिश असदुल्ला खान से जाहिर की थी, तो वो भी उसे इनकार किए बिना ना रह पाए और दमीर खान से मशवरे के बाद उन्होंने रायम खान और इसका वलीमा इकट्ठे करने का सोचा था। और वैसे भी दमीर खान के सारे दोस्त इसे शादी के बाकायदा तौर पर कोई ना कोई तकरीब अटेंड करके ही मुबारकबाद देना चाहते थे, तो इसीलिए वो भी आसानी से मान गया था। इस तकरीब के लिए ज़रबख्त का दिल बिल्कुल नहीं था, मगर वो फिर इनकार करके अनीसा खान की और बाकी सब की खुशी गारत नहीं करना चाहती थी। अभी तो अनीसा खान का ज़रबख्त के साथ रवैया अच्छा हुआ था, वो अपनी किसी भी नाफरमानी से इनका दिल खुद से बदगुमान नहीं करना चाहती थी। इसीलिए फजूल के वहमों को झटकते हुए सब घर वालों की खुशी सर आंखों पर रख गई थी। बाकी जहाँ तक रही नुज़रत खान की जाने की बात, तो वो गम तो ज़रबख्त के खसारों में ज़िंदगी भर उसके साथ चलना था। खुशी और गमी के हर मौके पर अपनी माँ की कमी महसूस करके इसकी आंखें आंसू से भीगनी थी। हम अपनी खुशियाँ गारत करके मुर्दों को वापस नहीं ला सकते, हाँ, मगर अपनी खुशियाँ ठुकरा कर खुद मुर्दों में शामिल हो सकते हैं। पूरी हवेली का लॉन वलीमे की तकरीब के मुनासिबत से डेकोरेट किया गया था। स्टेज सफ़ेद और गुलाबी फूलों से सजाया गया था। पुशे मंजर पे दमीर खान की ज़रबत के साथ और रायम खान की अंजिश के साथ मुस्कुराती पेंडेंट फोटोज़ कमकमों की रोशनी में जगमगा रही थी। मर्दों और औरतों का इंतज़ाम अलहदा किया गया था। सिर्फ औरतों वाली साइड स्टेज बनाया गया था, जबकि मर्दों वाली साइड जस्ट बैठने और खाने के लिए चेयर और टेबल लगे हुए थे। भाभी, अब आपको पता चल गया रात को मच्छर कैसे काटता है। मेरी दफ़ा तो आप लोगों ने बड़ी तशवीश की थी, आज ज़रा आप हमें भी दिखाएं, कहाँ कहाँ निशाना दिए हैं आपको मच्छर, मेरे लाला ने। महरू का नखियों से ज़रबख्त को देखती जो मायने अंदाज में अंजिश से मुखातिब हुई थी। महरू का सवाल सुनते ही अलीज़े, दुआ, शामज़े और बाकी स्टेज पर मौजूद अंजिश की दोस्ती इसकी तरफ जवाब के लिए मतवजा हुई थी। सबके चेहरों पर एक कमीनी सी मुस्कुराहट रक्सा थी। अंजिश और ज़रबख्त दोनों स्टेज पर वलीमे की मुनासिबत से सजी सवरी हूरों का गुमान दे रही थी। इन दोनों ने इस वक्त बॉटल ग्रीन कलर की मैक्सी जेब तन कर रखी थी, जिन पर हैवी 3D वर्क पर लेस के साथ निहायती नफासत और सलीकेमंदी से किया गया था। वो दोनों मैचिंग ज्वेलरी, लाइट से मेकअप और अपने अपने अट्रैक्टिव नक्कुश के साथ बेहद हसीन लग रही थी। हाँ ना, ये देखो, बहुत निशाना दिए हैं तुम्हारे लाला ने, जान ही नहीं छोड़ देते। कहते हैं कि तुम्हारे होठ बहुत रसीले हैं, तुम्हारी थाइस बहुत सॉफ्ट एंड फीफली है, तुम्हारी कमर बहुत लचकीली है, उफ, तुम्हारे सीने का तिल। भाभी,
अंजिश अपने गले से थोड़ा सा एम्ब्रॉयड दुपट्टा हटाकर अपनी गर्दन पर सबत रायम खान के दांतों के निशानात दिखाती बेबाकी से अपना निचला लब दांतों तले दबाए बिना ब्रेक के बोलती जा रही थी, जब इसकी बेबाकियों की ताब ना लाते हुए महरू चिल्लाई थी। अंजिश की बातें सुनकर ना सिर्फ महरू बल्कि ज़रबख्त और साथ बैठी ऐजल शाह का चेहरा भी शर्म से सुर्ख हुआ था, जबकि शानजे और दुआ के लब मायने खेज मुस्कुराहट में ढले थे। महरू ने तो ऐसे ही उसे छेड़ने के लिए सवाल किया था, लेकिन अंजिश तो गुजरी रात का पूरा वाकया खोल कर बैठ गई थी। वह अपनी बातों से कहीं से भी एक रात की दुल्हन नहीं लग रही थी। महरू को लगा था वह ऐसी बातें करके अंजिश को शर्मिंदगी से मुंह छुपाने पर मजबूर कर देगी, जैसे वह ज़रबख्त को कर देती थी। मगर वो भूल गई थी अब इसके सामने मासूम ज़रबख्त नहीं बल्कि बेबाक अंजिश है। तौबा भाभी, आप तो पूरी रात की गुजरी फिल्म सुनाने लग गई है। ऐजल शाह शर्मिंदगी और संजीदगी के मिले जुले तासरात के साथ नाक सुकेड़ के बोली। वो तो बेबाकी में मिराल से भी 2 हाथ आगे लग रही थी। आपी, आपको फिल्म अवार्ड नहीं सुननी तो हमारी अंजी आपको साथ में लाइव वीडियो भी दिखा देगी। क्यों अंजी? शानजे दुआ के हाथ पर हाथ मारती कहका लगाते हुए अंजी से मुखातिब हुई थी। हाँ, मुझे कोई मसला नहीं है, इन्हें अपनी लाइव रोमांस परफॉर्मेंस तो दिखा दो। बिस्तर क्या ये दोनों शरीफ ज़ादियाँ शर्म से बेहोश ना हो जाए। जवाबन ऐजल और महरू की तरफ इशारा कर दी। शानजे की बात पर मुंतफिक नजर आई। तौबा तौबा, कैसा ज़माना आ गया, थोड़ी सी तो शर्म कर लो। ऐजल शर्म से सुर्ख होते चेहरे के साथ बोलती अंजिश को देख कर रह गई, जो इस कदर आज़ाद ख्याल थी कि अपना रोमांस लाइव दिखाने पर रजामंद हो गई थी। क्या तौबा भाई, मेरी शादी तो अभी कल ही हुई है, मैंने सिर्फ एक रात गुजारी है और ज़रबख्त ने भी बहुत कम टाइम अपने मियाँ के साथ गुजारा है, तो इस हिसाब से हमारे वजूद पर निशानात का होना बनता है, क्योंकि हम अब नई नई अपने शौहरों को मिली है, तो इस वजह से इनका हमारे वजूद पर निशानात छोड़ना, हमें अपनी कुर्बत में पिघला कर लिज्जत की बुलंदियों तक ले जाना, हमें उतर कर सुकून की आखिरी हदों को छूते हुए हमें अपने साथ मदहोश करना तो बनता है। लेकिन तुम दोनों की गर्दनें किस खुशी में निशानात से भरी हुई है। महरू, तुम्हारी शादी को 3 महीने होने वाले हैं और ऐजल बीबी, तुम्हारे तो 2 बच्चे हो गए हैं। तुम दोनों तौबा तौबा कर रही हो, ना तो तुम दोनों की तलब पूरी हो रही है हौसी औरतों, और हमें नई नवीली दुल्हनों को तौबा का कायदा पढ़ाते हुए शर्म नहीं आ रही। अंजिश अपनी तेज़ नज़र से ऐजल शाह और महरू की गर्दन पर मेकअप से छुपे हुए हल्के सफेद दांतों के निशानात देखकर उन्हें शर्म दिलाते हुए बोलती बेबाकी की इंतहा कर गई थी। उसकी बात सुनते ही महरू और ऐजल शाह ने सटपटाते हुए अपने अपने दुपट्टे दुरुस्त किए। दोनों के चेहरे शर्म से लाल सुर्ख हो गए। ऐजल शाह तो शर्म से ज़मीन में धंस गई थी, क्योंकि साथ में 2 बच्चों का भी ताना मिला था और इसके शाहजी तीसरे की प्लानिंग करने से हार नहीं मान रहे थे। वो तो इसने एहतियातन रोक रखा था। शानजे दुआ और अलीज़े के साथ अंजिश का स्वैग रिप्लाई सुनते ही बाकी सब लड़कियों का मुश्तरका कहका लॉन की जीनत बना था, जबकि ज़रबख्त इसकी बातों की ताब ना लाते हुए शर्म से पानी हो रही थी। वह अपनी गर्दन नीचे झुकाए मासूमियत से उंगलियां मरोड़ने लगी थी। इसे अंजिश की बातों से दमीर खान की बेशर्मियाँ और जुनूनीपन याद आ रहा था। ये सब कुछ सोचते ही इसका चेहरा शर्म से गर्दन में धंस गया था। लाला के सामने इतनी बेबाकियाँ करके दिखाई तो मैं आपको मानूं। महरू अपनी शर्मिंदा तासरात कंट्रोल करती सबको हंसते देखकर अपने लफ्ज़ों का दफा करने लगी थी। अगर मैंने बेबाकियाँ दिखाई ना तो बाखुदा तुम्हारे लाला अगले दिन दिल के आर्जे में मुब्तला होकर तुम्हें हॉस्पिटल में मिलेंगे, और मैं अपने नए नवीले दूल्हे को इतनी जल्दी अपने अदाओं से लुभा कर हॉस्पिटल नहीं पहुंचाना चाहती। नन्हा सा दिल है तुम्हारे लाला का, वो मेरी बेबाकियाँ और अदाएँ बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। खैर, तुम दोनों मेरा छोड़ दो, अपनी थाइस दिखाओ। तुम दोनों की अदाएँ तो बहुत ही इनको लुभाती होगी। मैं गारंटी से कह सकती हूँ तुम दोनों की गर्दनों से ज़्यादा इनकी शिद्दतों के सौगातें थाइस पर सबत होगी। आखिर को तुम दोनों इनको अपनी अदाओं से हर रात उकसाती जो रहती हो। अंजिश फिर से महरू और ऐजल को अपनी तरफ मतवजा करवाती बेशर्मी से बोलती अब दोनों को मुँह खोलने पर मजबूर कर गई थी। दोनों ने बेयकीनी से एक दूसरे की तरफ देख कर निगाहों का तबादला किया। तबादला क्या ख्याल करना बंद करो। तुम दोनों की थाइस पर निशानात ज़्यादा है ना, मैं सच बोल रही हूँ ना। चलो तुम दोनों अंदर चलो, मुझे अपनी अपनी थाइस के निशानात दिखाओ, फिर मैं बताऊंगी तुम में से कौन ज़्यादा अदाएँ दिखाती है। अंजिश इन दोनों को फिर से ज़ुमाइनी नज़रों से देखते हुए अपने सवाल की तस्दीक चाही। सब लड़कियां अंजिश की बेबाक बातों से महफूज हो रही थी, सिवाय ज़रबख्त के, क्योंकि वो शर्म से पानी पानी हो रही थी। अस्तगफिरुल्लाह भाभी, बेशर्मी की भी कोई हद होती है। महरू अपनी शर्म से सुर्ख होते चेहरे के साथ इसको घूरती हुई पैर पटकते हुए स्टेज से नीचे उतरी थी।
अब तो बेशर्मी में मेरा लापी से भी 2 हाथ आगे है। एजल भी गफी से स्टेज से उतरती महरू के हम कदम हुई थी। इन दोनों के लिए अंजीश की बेबाक बातें हजम करना मुश्किल हो रहा था। अरे सुनो तो मेरी हसीनाओं, रुक जाओ, नहीं लेते हम आपसे आपकी अदाओं का हिसाब। अंजीश ने अपनी हंसी जब्त करते हुए दोनों को हक लगाई, लेकिन वो दोनों इसकी अनसुनी करती जाके मन्नत के साथ बैठ चुकी थी, जो फूलों के गुलदस्तों के साथ खेल रही थी। इनके यूं भागने वाले अंदाज पर एक दफ़ा फिर से सब लड़कियों का दिलकश कहका फिजा में गूंजा था। ज़रबत अभी तक शर्मिंदगी से निगाहें झुकाए हुए थी। अरे ज़रबत मेरा बच्चा, मैं तेरे निशानात नहीं देखूंगी, तुम परेशान ना हो। अंजीश ने परेशान और शर्मिंदगी होती ज़रबत को अपने साथ लगाते हुए प्यार से पचकारा था, जो शर्म के मारे कंफ्यूज हो रही थी। वैसे ज़रबत, अब तुम मच्छर काटने से बचने के लिए कौन सा मच्छर भगाओ लोशन इस्तेमाल करती हो? शानजे ने आंखें टिपटिपा कर जो मायने मुस्कुराहट के साथ सवाल किया। मैं कोई लोशन इस्तेमाल नहीं करती, ज़रबत ने बौखलाते हुए तेज़ी से जवाब दिया था, क्योंकि इसको मच्छर वाली हर रोज़ बात महरू से सुनना पड़ती थी। वो इसे जानबूझकर छेड़ने के लिए पूछती थी। ज़रबत तो इस दिन को पछता रही थी जब इसके मुंह से ये मनहूस मच्छर वाली बात निकली थी। अब यह मच्छर हर जगह उसे शर्मिंदा करवा रहा था। अच्छा समझ लग गई, तुम बिना लोशन के ही मच्छर को हैंडल कर लेती हो। शानजे ने जानबूझकर उसे छेड़ने के लिए बात को नया रंग दे डाला। इसकी बात सुनते ही अंजीश और बाकी सब लड़कियों ने मलामती नज़रों से शानजे को घूरा। बी पॉजिटिव गाइस, मैंने कुछ गंदा नहीं बोला। तुम लोगों के दिमागी गंदे हैं, डर्टी माइंड पीपल। शानजे पर एतमादी से अपने बेबाक बात को कवर कर गई, क्योंकि सब अभी से अफसोस से दिख रहे थे। मेरी बहू को क्यों छेड़ रही हो तुम सब? ज़रबत के चेहरे पर परेशानी और शानजे की बेबाक सुनती अनीसा खान स्टेज पर आते हुए मसनूई अंदाज में डांटने लगी। वो इसके साथ बैठती पहली बार इसे अपने साथ लगाकर इसके माथे पर लब रख गई थी। इनकी बाहों का हिसार और लबों का लम्स अपने माथे पर महसूस करते ही ज़रबत ने बेयकीनी और खुशी के मिले जुले तासरात से अनीसा खान की तरफ देखा, जो कि इसको देखकर मुस्कुरा रही थी। इनके लम्स और आंखों में आज अपने लिए मोहब्बत ज़रबत को पहली बार खालिस लगी थी। वो बेसाख्ता अनीसा खान के सीने से लिपटकर बेआवाज़ रोने लगी थी। अंजीश ने भी अपनी खाला का बदलता रवैया बेयकीनी से नोट किया था, और फिर वह भी अनीसा और ज़रबत से लिपटती इनके गिर्द अपने बाजू का घेरा तंग कर गई थी। रैम खान से जुड़ने के बाद अंजीश और आमिर बजदार के सारे शिकवे शिकायत इनसे ख़त्म हो गए थे, और वो अल्लाह का शुक्र अदा करते थे कि इनकी बेटी के साथ ये सब कुछ हुआ था, क्योंकि बदले में उसे रैम खान जैसा सच्ची मोहब्बत करने वाला हम सफ़र जो नसीब हुआ था। और फिर रैम खान को पा लेने के बाद अंजीश की सारी नाराज़गी अपनों से ख़त्म हुई थी, क्योंकि इसे वो नहीं मिला था जो इसके लिए बेहतर था, बल्कि इसको वो मिला था जो इसकी ज़िंदगी और इसके वजूद के लिए बेहतरीन था। और वह अल्लाह ताला की इस बेहतरीन इनायत पर बेहद खुश थी, और इसकी ज़ात अक़दस की शुक्रगुज़ार थी जिसने उसे बेहतर नहीं बल्कि बेहतरीन से नवाजा था। अनीसा खान मोहब्बत से अंजीश के माथे पर भी लब रखे थे। जो सुकून आज इनको अपने रिश्तों के साथ मखलिस होकर मिला था, वो इन्हें ज़िंदगी भर मसीर नहीं आया था। लाउंज से निकलकर मर्दों की साइड बढ़ते दमीर खान की ये मंजर देखकर बेसाख्ता कदम रुके थे। बिलाखिर इसका ये काविश रंग ले आई थी, और वो अपने घर वालों को ये समझाने में कामयाब हो चुका था कि ज़िंदगी की असल खूबसूरती अपनों के साथ जुड़कर रहने में है, मोहब्बतें बांटने में है, रिश्तों की दुनियावी आसाइशों से अव्वल रखने में है। वो धीमा सा मुस्कुराता दिल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हुए मर्दों वाली साइड पर बढ़ गया। दमीर और रैम खान की ड्रेसिंग सेम थी। दोनों ने ऑफ वाइट शलवार कमीज़ के साथ हम रंग शॉल गले में डाल रखी थी। वो दोनों हमेशा की तरह अपने वजिया नकूश और बारोब शख्सियत के साथ महफिल में मुनफरिद चांद लग रहे थे। क्या स्पीड मारी है तुम दोनों ने? शादी करते करते दोनों इकट्ठे ही घोड़ी चढ़ गए। इतने शादी के लिए मरे जा रहे थे तुम दोनों? काजिम शाह ने पीछे से आकर दमीर और रैम खान की गर्दन दबोचते हुए एब्रुचका का सवाल किया था। शाह, अब हमने सोचा हमारा दोस्त 2 बच्चों का बाप है, तो वो खुद को हम 2 हसीन जवान कंवारों के साथ बूढ़ा फील ना करें, तो इसीलिए हमने जल्दी घोड़ी चढ़ने को तरजीह दी। रैम खान अपना रुख पीछे मोड़ता आंखें टिपटिपा कर बेज़ाहिर संजीदगी से बोल रहा था, मगर आंखों में शरारत चमक रही थी। खान ठीक कह रहा है, अब तो तू हम 2 सिंगल जवान लड़कों के साथ बूढ़ा लगता है, इसीलिए हमने तुझे शर्मिंदा होने से बचा लिया। दमीर खान ने भी शरारत से अपनी शहद रंग आंखें घुमाते हुए रैम खान की बात की तस्दीक की। शट अप, छोटे मासूम काके तो तुम लोग भी कोई नहीं हो, मेरी उम्र के ही हो।
अगर मैं बूढ़ा हूँ तो तुम दोनों भी बूढ़ों में शुमार होते हो। मुझे तो अब तुम दोनों की फिक्र लाहक होने लगी है। उम्र तो तुम दोनों की निकली जा रही है, बच्चे भी पता नहीं होगी कि भी नहीं। मैं तो तुम लोगों की उम्र में 2 बच्चों का बाप हूँ। तुम लोगों का पता है ना, इस एज में आकर जरासीम कम हो जाते हैं और ताकत भी कमी आ जाती है। इसीलिए तुम दोनों मेरी उम्र को छोड़कर अपने फ्यूचर बच्चों के बारे में सोचने पर दिमाग और ताकत लगाओ। काजिम शाह दोनों के कॉलर से फर्जी धूल साफ करता मायने खीजी से बोला। इसकी बात सुनते ही दमीर और रायम ने मुंह खोले बेसाख्ता अपने एक दूसरे के चेहरे को देखा, ये जानने के लिए कि ये वाकई में अभी से बूढ़े लगने लगे थे। लाला, आपने बिल्कुल ठीक कहा। मुझे लगता है इनके बच्चे मेरे बच्चों के बाद ही आएंगे, क्योंकि पुराने इंजन जल्दी स्टार्ट कहाँ होते हैं। शादी और तकरीबात जितनी मर्जी भी जल्दी कर ले, लेकिन बाप मुझसे पहले नहीं बन सकते। दाहिर खान, जिसने बिल्कुल अभी इन्हें ज्वाइन किया था, काजिम शाह की बात सुनते ही कहका लगा उठा। वो इन तीनों के करीब पहुंचकर बेबाकी से बोलता रायम और दमीर खान के चेहरे गुस्से और शर्म से लाल कर गया था। हाँ दाहिर, मेरी छठीस कह रही है कि तुम खान को बहुत जल्दी मामू के ओहदे पर फाइज करने वाले हो। काजिम शाह अपनी मुस्कुराहट जब्त करता इसकी बात की तायद करने लगा था। लफ्ज़ मामू सुनते ही रायम खान के कान की लोए सुर्ख हुई थी। इन चारों की बेबाक बातें और नोक झोंक जारी थी जब अजमीर की आवाज़ इनके कानों से अटक रही। बाबा। अजमीर अपने हाथ में आइसक्रीम का दरमियाने साइज का बॉक्स उठाए काजिम शाह के करीब आया। काजिम ने उसी पल इन सब की जो मायनी बातों को ब्रेक लगवाई और हंकार भरते हुए बेटी की तरफ मतवजा हुआ। ये देखिए, मैंने अपने टेबल पर पड़ी आइसक्रीम स्वीट हार्ट के लिए बचा ली थी। आप इसको संभाल कर रखें, मैं खेलने जा रहा हूँ। वो संजीदगी से अपने हाथ में पकड़ा बॉक्स काजिम शाह की तरफ बढ़ाते हुए बावर करवाने वाले अंदाज में इसको एक बड़ी जिम्मेदारी सौंप रहा था। कोई नहीं जानता था कि इसकी स्वीट हार्ट आइसक्रीम के पीछे पागल है। लिखवा ले शाह, तेरा ये भालू इश्क माशूकी में डबल PhD करेगा। इसकी अपनी स्वीट हार्ट के लिए इतनी फिक्र देखकर दमीर खान कहका लगाते हुए खुद को लब कशाई करने से रोक न पाया। इसे जानबूझकर अजमीर को आज फिर भालू बोलकर छेड़ा था। राइम और दायर का भी कहका बेसाख्ता था। खुद के लिए भालू का लफ्ज़ सुनकर अजमीर ने आंखें फैलाई और इसको पूरे जुमले में सिर्फ यही एक लफ्ज़ समझ आया था। अजमीर। शाह पैर पटकते हुए चिढ़कर शिकायती निगाहों से बाप को दिखने लगा, जैसे आंखों से ही इसके दोस्त की शिकायत लगा रहा हो। बाबा की जान, इन कमीनों को छोड़ो और आइसक्रीम वापस से टेबल पर रख के आओ। स्वीट हार्ट के लिए हम रास्ते से ले लेंगे। काजिम शाह ने इन तीनों को हंसते देखकर पहले तो घूरी से नवाजा और फिर रसाई से इसे अपने बेटे को जवाब दिया। अब वो शानदार मर्द पूरी तकरीब में आइसक्रीम का डिब्बा पकड़कर इसकी हिफाजत तो करने से रहा नहीं। मुझे स्वीट हार्ट ने ऑर्डर दिया था कि मैं इवेंट से इसके लिए अपने हिस्से की आइसक्रीम ज़रूर बचाऊं। हम यही वाली आइसक्रीम इसके लिए लेकर जाएंगे। अजमीर अटल अंदाज में बोलता फिर से ये बॉक्स उसकी तरफ बढ़ाने लगा। समझ रहे हो, ऑर्डर दिया है इस टिड्डे को। दमीर खान ने राइम और दायर के साथ निगाहों का तबादला करते हुए फिर से अजमीर को तंजिया छेड़ा। क्यों तंग कर रहे हो मेरे शहजादे को? लफ्ज़ टिड्डे पर अजमीर का फुलता मुंह देखकर रायम खान अपनी हंसी जब्त करता झुककर इसको अपने बाजू में उठाता आदतन हवा में उछालने लगा। हवा में उछालने के बाद खिलखिलाते हुए भी अजमीर की गिरफ्त आइसक्रीम के डिब्बर पर मजबूत थी, जिसको देखकर दायर और दमीर को हंसी आ रही थी, लेकिन काजिम शाह की घुरियों पर वो जब्त करते लब दबा गए, क्योंकि वो अपने बेटे की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं करता था। हर तरफ खुशियों का समा था, हर तरफ रिश्तों की खूबसूरती पर सुर बिखेर रही थी और इन सुरों में कोई नफरत, हसद, जलन, मुनाफिकत, रियाकारी, दिखावा, दोगलेपन, बेअतनाई, मुनाफिकत और अपनों से लाताल्लुकी की धुन शामिल नहीं थी। खूबसूरत रिश्ते ही इंसान की खुशियों को दोबाला करते हैं, जैसे कि आज रायम खान और दमीर अपनों के साथ अपनी खुशी मनाते हुए फूले नहीं समा रहे थे। मुस्कुराहट इनके चेहरों से जुदा होने का नाम नहीं ले रही थी। दूर खड़े आमिर बजदार के साथ असदुल्ला खान अपने बच्चों को खुश देखते एक परसुकून सांस भरते हुए हर अता के लिए हाथ ऊपर उठाए अपने रब की ज़ात का शुक्रिया अदा करने लगे, जिसने इन लोगों की हिदायत दी थी और वो अपने रिश्तों से जुड़े थे। जो इंसान अपने से जुड़े लोगों को नहीं होता, वो भला खुदा का कैसे हो सकता है? अगर अल्लाह ताला की ज़ात का कर्ब हासिल करना है तो उसके बंदों के साथ मजबूत मोहब्बत, प्यार, एहतराम और एतबार का रिश्ता बनाओ। आज इस महफिल में गूंजते कहकए रिश्तों की जीत का ऐलान कर रहे थे। इन कहकों में नफ़रतें कहीं दूर जाके गर्क हो गई थी, मोहब्बत और वफा जीत गई थी, नफ़रत और बेअतनाई हार गई थी, और ये हार जीत से ज़्यादा काबिल जश्न थी। बंदा राज़ी तो रब राज़ी।
वलीमे की तकरीब खत्म होते ही रैम खान और इसके वालिदैन अपनी बहू अंजिश को लिए अपने घर के लिए निकल गए थे। दमीर खान ने खुद को काजिम शाह और बाकी सब मेहमानों को इज्जत से रुखसत किया था। रात के 11 बज रहे थे। ज़रबख्त इस वक्त अपने दोनों पैर सोफे पर फोल्ड करके बैठी खाना खाने में मगन थी। जब वो कमरे में दाखिल हुआ, वो इस वक्त अपनी मैक्सी, ज्वेलरी और मेकअप के साथ खाने में मशगूल थी। उसे भूख ही इतनी लगी थी कि वो चेंज किए बिना ही खाना खाने लग गई थी। तकरीब में तो अंजिश की बेबाक बातें सुन कर ज़रबख्त ने नजरें ही ऊपर नहीं उठाई थी। वो अपने हाथ गोद में रख कर मरोड़ती बस जल्दी से तकरीब ख़त्म होने का इंतज़ार कर रही थी ताकि जल्द से जल्द अंजीश की बेबाकियों से छुटकारा हासिल कर सके। सारा वक्त तो ज़रबख्त को शर्माने से फुर्सत ही नहीं मिली थी, तो फिर वो खाना क्या खाक खाती। दमीर खान अपनी शॉल गले से निकालकर सोफे से पुश पर रखता, एक दिलकश मुस्कुराहट लबों पर सजाए ज़रबख्त की तरफ बढ़ा था। पहले खाना नहीं खाया था मेरी बख्त ने? वह इसके करीब बैठता चाशनी भरे लहजे में इफ्तिसार करने लगा। नहीं, तब भूख नहीं थी। ज़रबख्त निवाला चबाती मसरूफ़ अंदाज में बोली थी। अच्छा। दमीर खान नरमी से इसका हैवी कामदार दुपट्टा पिन से आज़ाद करके इसे सर से उतारता साइड पर रख गया। आपने खाना खाया? इसने एक निवाला बनाकर अपने मुंह की तरफ ले जाने की बजाय दमीर की तरफ बढ़ाया था। नहीं, मैं फुल हूँ। दमीर खान अपने हाथ से वो निवाला इसके मुंह में डालता शाइस्तगी से बोला था। वो इससे ज़्यादा गुफ्तगू करने से गरीज कर रहा था क्योंकि वो खाना खा रही थी। 2-3 और निवाले लेने के बाद ज़रबख्त खाने की ट्रे साइड पर करती, अपने हाथ टिश्यू से साफ करते हुए पानी का गिलास उठाकर लबों के साथ लगाने लगी। बहुत हसीन लग रही हो तुम आज, मगर तुम्हारे चेहरे पर छाई उदासी तुम्हारी खुशी को गारत कर रही थी। क्यों उदास थी तुम? वो इसके बालों में उंगलियां उलझाए इनको हेयर पिन्स और रिबन की कैद से आज़ाद करता खोजती निगाहों से पूछ रहा था। इसने तकरीब में इसके चेहरे की उदासी बखूबी नोट की थी, मगर वो इस वक्त सवाल नहीं कर सका क्योंकि इस वक्त इसके पास सारी लड़कियां थी और बात करने का मौका ही नहीं मिला था। नहीं तो मैं उदास नहीं हूँ, बस बैठ कर थकन हो रही थी, तो इसीलिए शायद आपको लगा होगा कि मैं उदास हूँ। वह नज़रें झुकाए बोली थी। इधर मेरी तरफ देखो मत आयमन, फुप्पू की वजह से उदास थी ना तुम? वो ठोड़ी पकड़कर इसका चेहरा ऊपर करता इंकशाफ कर गया। ज़रबख्त ने चौंकते हुए से देखा। वह हर बार इसके दिल की बात कैसे जान लेता था, इसे बेसाख्ता सोचा। थोड़ी सी दमीर खान के अपनायत भरे लहजे में पूछने पर ज़रबख्त बेसाख्ता अपने बाजू फैलाए अफसरदगी से उसके सीने से लगी। तो फिर पहले क्यों इनकार किया था? वह इसकी अदा पर घायल होता मुस्कुराते हुए इसके सर पर लब रख गया था। अलबत्ता इसका अफसरदा चेहरा फिक्रमंदी में मुब्तला कर गया था। दमीर, आपको खुशी हुई हमारे वलीमे की तकरीब रखने से? वह इसकी बात का जवाब देने की बजाय उल्टा उसके चेहरे की तरफ देखती सवालिया अंदाज में गोया हुई। बहुत ज़्यादा, क्योंकि पहले मैंने तुम्हें दुल्हन बनते नहीं देखा था, लेकिन आज तुम्हें अपने लिए तैयार देखकर, तुम्हारे हाथों पर अपने नाम की मेहंदी देखकर, तुम्हें पूरे ज़माने के सामने अपने नाम से मुतारिफ़ करवा कर मुझे बहुत खुशी मिली है। इसकी मेहंदी से सजे हाथों को पकड़कर बारी बारी चुमता सरशारी और मसरत के आलम में बोला था। इसकी आंखों में एक चमक थी और वह चमक ज़रबख्त को आज सबके सामने अपने नाम से मातरुफ़ करवाने की थी। फिर भी मैं बहुत खुश हूँ। आप खुश हैं तो मैं खुश, क्योंकि अब मुझे पता चल गया है दमीर, हम मरने वालों के साथ मर नहीं जा सकते। अब मुझे किसी की ज़रूरत और कमी महसूस नहीं होती जब से आपका साथ पाया है। आप मेरी सारी कमियों को पूरी करने के लिए काफ़ी हैं। आप मुझे मेरे सारी जहाँ की खुशी देने के काबिल हैं। मेरे सुकून, मेरी खुशी, मेरी रूहानी राहत का मरकुज़ महूर आप ही हैं। आपसे मुंसलिक होकर हर लिहाज से पाया तकमील को पहुँची हूँ। मुझे अब किसी और रिश्ते की तमन्ना नहीं है, क्योंकि आप मेरे महरम बनकर मेरी ज़िंदगी को संवार चुके हैं। ज़रबख्त को दमीर के अलावा अब कुछ नहीं चाहिए, और मेरा दमीर मुझे आखिरी सांस तक चाहिए। मैं मरना भी आपसे पहले चाहती हूँ, क्योंकि आप जितना मेरी रूह तक बस चुके हैं। आपसे एक लम्हे की जुदाई भी ज़रबख्त बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। वो ज़ोर से इसके सीने से लगती अपनायत भरे अंदाज में बोली। वो आज पहली बार इतना बोली थी, और आज पहली बार इसने दमीर के वजूद को अपने लिए सांसों की जैसा ज़रूरी करार देते हुए मातर किया था। मरे हम तुम्हारे दुश्मन, तुमने और मैंने तो साथ मिलकर जीना है। दुनिया जहाँ को खुशियाँ समेटनी है, तुम्हें खुशियों का वो जहाँ दिखाना है जिसका तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकती। हम जिंदगी में हमेशा 2 जिस्म और एक जान बनकर रहेंगे, और तुम्हारे लिए हमेशा मैं रहूँगा। तुम्हारे और मेरे दरमियान हमारे बच्चे भी आकर मेरी मोहब्बत को तुमसे कम नहीं करवा सकेंगे। तुम मेरी पहली मोहब्बत हो, बाकी सब बाद में आते हैं और हमेशा आते रहेंगे। दमीर खान इसकी कमर में हाथ डाले इसे अपनी गोद में शिफ्ट करता मोहब्बत भरे लहजे में बोलता इसके माथे पर लब रख गया। बच्चों का नाम सुनते ही ज़रबख्त ने अचंभे से सवाल किया।
हाँ बच्चे, हम दोनों के भी बच्चे होंगे ना, जो तुम्हारी और मेरी मोहब्बत की निशानी होंगे। क्यों, तुम्हें बच्चे पसंद नहीं हैं? उसके चेहरे पर छाई अजीब कैफियत देखकर आईब्रो झुकाकर पूछने लगा। नहीं, मुझे तो बच्चे बहुत पसंद हैं। मुझे तो मन्नत और अजमीर बहुत प्यारे लगते हैं। मेरा दिल करता है वो हर वक्त मेरे पास रहें, लेकिन वो चले जाते हैं। ज़रबक चहक कर बोलती आखिर में उदासी से चेहरा झुका गई। वक्त वो अपने माँ बाप के बच्चे हैं, उन्होंने तो अपने माँ बाप के पास वापस जाना होता है ना। अगर तुम्हें बच्चे हर वक्त चाहिए हो तो हमें अपने पैदा करने पड़ेंगे, फिर वो हर वक्त तुम्हारे पास रहेंगे। तुम्हें इनके साथ खेलना, बातें करना, प्यार करना, कोई रोक टोक नहीं होगी। तुम्हारा जब जी चाहेगा तुम इनको अपने सीने से लगाकर अपने सच्चे जज्बात की तस्कीन कर सकती हो। दमीर खान इसका हाथ सीधा खोल कर अपनी मेहंदी से सजा नाम इसके हथेली पर देखते ही वहाँ लब रखता जो मायने अंदाज में बोला था, लेकिन दमीर, वो तो बहुत छोटे छोटे होते हैं, मैं इनको कैसे संभालूंगी, मुझे डर लगता है। ज़रबक उसकी बात का मतलब समझती उसके सीने में मुंह घुसेड़ते शर्म और मासूमियत के मिले जुले तासरात से बोली थी, मेरा रोशन वक्त, मैं हूँ सब संभालने के लिए, मैं सबको पाल लूँगा। बस तुम जल्द से जल्द मुझे एक अदद अपनी कार्बन कॉपी देने की तैयारी पकड़ो, क्योंकि मैं जल्द से जल्द अपने प्यार की निशानी को अपनी बाहों में भरना चाहता हूँ। दमीर खान इसकी गर्दन पर लब रखता मखमूर लहजे में बोलता, इसको ऐसे ही अपनी गोद मेरे ऊपर उठा था। वह एहतियात से उसे ड्रेसिंग टेबल पर बिठा कर पीछे हटा। ज़रबक के चेहरे पर शर्म की लाली बिखरी हुई थी। दमीर खान इसकी सारी ज्वेलरी उतार कर साइड पर रखता एक जिस्म अपनी कमीज़ उतार कर दूर उछाल गया था। उसका चौड़ा सीना देखते ही गुलनार हो के निगाहें झुका गई थी, क्योंकि इसके पूरे सीने पर इसके नाखूनों और दांतों के निशानात सबत थे। दमीर खान मायनी खेज मुस्कुराहट के साथ इसकी तरफ देखता स्विच बोर्ड की तरफ बढ़कर कमरे की तेज़ रोशनी गारद कर गया था। वह वापस ज़रबक के पास आता इसकी कमर में हाथ डाले एकदम से इसके लबों पर झुका था। वह नरमी से इसके लबों को चूमता पीछे से उसकी मैक्सी जिप खिसका गया था। वह उसका चेहरा थोड़ा तिरछा करके इसके दोनों लबों को जज़ब करता शिद्दत से सिक करने लगा था। ज़रबक ने उसकी शिद्दत बढ़ते ही फ़ौरन इसका बरहाना कंधों से थामा था। दमीर खान इसके कंधों से मैक्सी नीचे सरका था, इसकी धड़कनों को थोड़ा पर्दे से आज़ाद करता इन्हें अपनी मुट्ठी में जकड़ने लगा था। वो ज़रबत की खुशबूदार सांसें खुद में उतारता बेखुद हो रहा था। वो तेज़ी से इसके लबों की सारी नमी सिक करता अजराबी कैफियत में इसके सीने पर अपने हाथ का दबाव बढ़ा गया था। ज़रबत ने अपनी सांसें घुटती महसूस करती इसके बरहाना कंधे पर अपनी नोकीले नाखून पे बस किए थे। दमीर खान इसकी मध्यम होती सांसें और अपने कंधे पर जलन महसूस करता फौरन इसके लबों को आज़ादी बख्श किया। वो तेज़ तेज़ सांस भरता 2 पल में ही ज़रबत के ऊपरी धड़ को हर पर्दे से आज़ाद कर चुका था। हर बार अपने खमदार खूबसूरती से मुझे पागल कर देती हो वक्त। दमीर खान आंखों में खुमार की सुर्खी लिए इसकी सीने की उभरी नाजुक साखत पर हाथ मसलता एकदम इन्हें अपने लबों में दबा इनकी नाज़की महसूस करने लगा था। वो जो गहरी सांसें लेती खुद को नॉर्मल कर रही थी, इस अचानक आफताब पर से सक उठी थी। वो इसके बालों में उंगलियां उलझाए आंखें मूंदे दमीर खान के लबों और दांतों का लम्स अपनी धड़कनों पर बर्दाश्त करने लगी थी। वो एकदम से इसकी नाजुक साखत को अपने लबों और दांत में खींच कर छोड़ता इसको कराहने पर मजबूर कर गया था। वो आंखों में खुमार और मिलन की तड़प लिए खुद और ज़रबत को आखिरी पर्दे से भी आज़ाद कर गया था। वो बेबाकी से अपना हाथ इसकी क्लोज थाइस के दरमियान फोर्स से देता अपनी एक ही बेबाक मूवमेंट से ही इसकी टांगों में फासला कायम कर गया था। इसे मचलते हुए इसका हाथ दूर हटाना चाहा, मगर दमीर खान ने अपनी मूवमेंट ना रोकी। ज़रबत ने अब की बार मदोशी में अपने लब काटे। अपने खड़े होने की जगह बनते देख कर ही दमीर खान अपना हाथ इसकी थाई से हटाता खुद को एडजस्ट करने लगा। वो गहरी सांस भरता अपना लम्स का दबाव इसकी अनथाई पर देते ही बेसब्री से इसमें उतरा था। दमीर इसके अचानक खुद में शमूलियत और पर ज़रबत की करा बेसाख्ता थी। वक्त दमीर खान आगे बढ़कर इसके माथे पर लब रखता इसके घुटनों के नीचे से अपने हाथ गुजार कर बाहों के गिर्द लपेट कर ऊपर की तरफ उठाता इसमें आखिरी हद तक शामिल हुआ था। वो अपनी चंद मिनट की मेहनत से ही ज़रबत को अंदर तक झिंझोड़ कर रख गया था। वह अपनी हरकत में तेज़ी लाए जुनूनी हो रहा था। दमीर वो अपने दोनों बाजों से इसके गर्दन के गिर्द हाइल करती सिसकते हुए से बर्दाश्त करने लगी थी। दोनों के वजूद आपस में टकराने की आवाज़ के साथ साथ ज़रबत की सिसकियाँ और दमीर खान की भारी तेज़ चलती सांसों का शोर पूरे कमरे में अरताश पैदा किए हुए था।
तुम नशे जैसी हो, तुम में उतरते ही मैं होश से बेगाना हो जाता हूँ। दमीर खान अपनी फूली सांसों के दरमियान बोलता, इसकी गर्दन पे बाइट करते हुए वहाँ की स्किन सिक करने लगा था। वो तेज़ रफ्तार से खुद को मूव करता ज़रबत के अंदर सफ़र करता जा रहा था। वह हर लम्हे बेखुद और आपे से बाहर हो रहा था। वो जुनूनी होता इसके लबों पर दांत गाड़ कर नीचे इसके नाजुक दिल के मुकाम पर झुका था। वो प्यासों की तरह इसकी हसासियत को अपने लबों में दबा कर खींचता। जुनूनियत और जोश की आखिरी हद तक पहुंच गया था। दमीर, मेरी कमर पीछे लग रही है, पीछे हट जाए। मुझे मिरर से टकराने की वजह से अपनी कमर में उठता दर्द महसूस करते हुए ज़रबत ने इसके सीने पर दांत गाड़ कर उसे पुकारा था। वक्त थोड़ी देर बर्दाश्त करो। दमीर खान तहकम भरे लहजे में बोलता, अपनी कमर में अंदर की तरफ खम दिए इसके नाजुक वजूद के पर्दों को अपने वजूद से फाश करने लगा था। वैसे बर्दाश्त करते हुए दर्द की शिद्दत से इसके कंधे पर दांत गाड़ी हुई थी। वह आखिर नीचे दमीर खान की गर्दन के गिर्द लिपटी उसे सहन करने लगी थी। काफ़ी देर बाद ज़रबत की गैर होती हालत देखकर दमीर खान अपनी हरकत रोके इसको बेड की तरफ लाया था। ठीक हो? दमीर खान इसके पसीने से तर चेहरे पर हाथ फेरकर इसके माथे पर अकीदत से लबरकता पूछने लगा। ज़रबत ने शिकायत करने के बजाय हनकार भरा। वो दमीर खान का जुनूनीपन जानती थी, इसीलिए वो उसको अब खुद से सुकून लेने से नहीं रोकती थी, बल्कि हिम्मत से उसे बर्दाश्त करती थी। दमीर खान अपना एक घुटना फोल्ड करके बेड पर रखता, जबकि दूसरी टांग नीचे ज़मीन पर जमाए अपनी रानों के दरमियान ज़रबत के निचले वजूद को फिर से एडजस्ट करने लगा था। वह आगे झुककर इसके लबों को अपने होठों की गिरफ्त में लेता, एक दफ़ा फिर से इसमें पूरे जोश के साथ शामिल हुआ था। ज़रबत इसके लबों से अपने लब आज़ाद करवाती सिसक उठी थी। दमीर खान नरमी से इसके सीने पर ज़बान फेरता, इसमें सरसरायत करता, एक दफ़ा फिर से इसमें जम होने लगा था। ज़रबत ने इसके झटकों से अपने लज़रते वजूद को काबू करने के लिए दमीर खान को बाजू से जकड़ा था। वह एकदम से इसकी कमर अपने हाथों में दोनों में जकड़ता, लब भींचे इसमें अपना सारा वजूद घोलने की कोशिश करने लगा था। ज़रबत की सिसकियाँ कमरे की दर दीवार से टकराती वापस दमीर खान के कानों से टकराती उसे मज़ीद बेकरार कर रही थी। गुज़रती रात के साथ इसकी शिद्दतें बढ़ती जा रही थीं और ज़रबत का नाजुक वजूद इन शिद्दतों को सब्र से सहन करता निढाल हो रहा था। खान, प्लीज़ बताएं तो हम कहाँ आए हैं? अंजिश अपनी बंद आंखों से पट्टी हटाने की कोशिश करती फिक्रमंदी से तहकीक करने लगी थी। नहीं नहीं, देखना मत, हम अपनी मतलूबा जगह पहुंच चुके हैं। तुम्हारी आंखों से पट्टी हटाता हूं, बस थोड़ा सा सब्र करो। रायम खान सीट बेल्ट खोलता तेज़ी से अंजिश को अपनी आंखों से पट्टी हटाते देख कर टूक गया। खान, जल्दी करें, अब मेरी आंखों में दर्द हो रहा है। कब से आपने मेरी आंखों को दीदार से महरूम रखा हुआ है? वो अपनी आंखों के आगे कब से अंधेरा महसूस करती झुंझुलाते हुए बोली, कल बेराहत, मेरे दीदार के लिए तरस रही हूँ। रायम खान गाड़ी से उतरकर इसकी साइड आता गाड़ी का दरवाज़ा खोले अंजिश का हाथ एहतियात से पकड़कर गाड़ी से बाहर निकालने लगा। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। वो तेज़ी से अपनी बात से मुकरी थी, हालांकि वो पिछले आधे घंटे से रायम खान का चेहरा देखने को तरस रही थी। घर से निकलते ही इसने इसकी आंखों के आगे पट्टी बांध दी थी, इसीलिए वो अब झुंझला रही थी। लेकिन मेरे कानों ने तो सुना कि खान, मैं आपके दीदार से महरूम हो रही हूँ। रायम खान इसे एहतियात से 2 कदम आगे लेकर चलता शोक लहजे में गोया हुआ, अब खोल दो पट्टी। अंजिश इसकी बात का जवाब देने के बजाय अपनी आंखों से पट्टी हटाने लगी थी। रुको, मैं उतारता हूँ। वह आगे बढ़कर इसकी आंखों से पट्टी बंदी पट्टी खोलने लगा। अंजिश ने फौरन अपनी आंखें खोली और सामने का मंजर देखकर इसकी आंखें खुली की खुली रह गई थी। वो बेयकीनी से रायम खान की तरफ देखती, फिर से अपनी आंखें मुसलते हुए सामने का मंजर को आंखों में खुशगवारी हैरत उतरने लगी थी। खान, ये सब मेरे लिए है। अंजिश बेयकीनी और उलझन से रायम खान की तरफ देख रही थी। जी मेरी जान, ये सब कुछ आपके लिए है, मैंने किया है। आपके अलावा कोई है मेरी ज़िंदगी में ख़ास जिसके लिए मैं ये सब कुछ करूँगा? वो धीमा सा मुस्कुरा कर इसको पीछे से पकड़े इसकी बराना कंधे पर लब रखते हुए वहाँ पर अपनी ठोड़ी टिका गया था। अंजिश इस वक्त स्लीवलेस मोन लाइट साड़ी में मलबूस थी, जिसका ब्लैक ब्लाउज बैकलेस था। ब्लाउज पूरा सिल्वर पलर से भरा था। अंजिश के हाथों में ब्लैक और सिल्वर चूड़ियाँ, गले में रायम खान की तरफ दिया गया डायमंड पेंडेंट, कानों में डायमंड टॉप्स, चेहरे पर हल्के से मेकअप और पुष्प पर बिखरे सिल्की स्ट्रेट बालों के साथ वो इस रात की चांदनी में इस कदर हसीन लग रही थी कि रायम खान मुश्किल से अपने दिल और जज्बात को लगाम डाले हुए था। अंजिश अभी तक सामने के मंजर में कैद थी। यहाँ के बीच वसी अर्ज एरिया सफ़ेद फूलों से भरा हुआ था।
इन सफ़ेद फूलों की हदों तक दूर तक फैली हुई थी और इन हदों की निशानदेही इनके किनारों पर जलती कमकमों की रोशनी कर रही थी। इस वसी वर्जी एरिया के विसत में एक बड़ा सा दरख्त था और दरख्त के ऊपर इसकी शाखों और टहनियों के दरमियान एक छोटा सा ट्री हाउस बना हुआ था। हाउस छोटा था लेकिन इसमें 2 इंसानों की रहने की गुंजाइश आराम से थी। हाउस से ज़मीन काफ़ी ऊंचा था। पूरा हाउस लाइट और फूलों से सजा हुआ था। दरख्त के नीचे एन विसित में सफ़ेद फूलों पर कल्बे राहत की तहरीर सुर्ख गुलाब के फूलों से बहुत बड़े साइज में दर्ज की गई थी। अंजिश का रैम खान की तरफ से दिया गया लक़ब सफ़ेद फूलों की दरमियान रोशनी से जगमगा रहा था। कमकमों की रोशनी लफ्ज़ कल्बे राहत को रात की चांदनी में हाईलाइट किए हुए थी। ये जगह इस्लामाबाद शहर से दूर सरसब्ज ऊंचे पहाड़ों के दामन में रैम खान ने खुद पर्सनली बनवाई थी और इसको रैम खान की पसंद के मुताबिक बनाने में काफ़ी मेहनत लगी थी। सिर्फ 100 फीट के गोल एरिया में तो सफ़ेद फूल पहाड़ों की पथरीली सतह बिखरे हुए थी और इन सफ़ेद फूलों के विसत और तारों से भरे आसमान के नीचे खूबसूरत सा ट्री हाउस खूबसूरती में अपनी मिसाल आप था। खान, ये सब कुछ बहुत बहुत ज़्यादा प्यारा है। अंजिश उस जगह की खूबसूरती से मयूत होती चहक के बोली थी। तुम्हें अच्छा लगा? रैम खान इसके पेट के गिर्द अपने हाथ को रब करता इसका गाल चूम गया था। बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है। खुद से वाकई में आपसे शहजादियों वाली फीलिंग आ रही है। ऐसा लग रहा है कि मैं एक शहजादी हूँ। अंजिश अपने खुशगवार तासीरात पर काबू पाने की कोशिश करती फ़क्रिया अंदाज में बोली थी। रैम खान दिन ब दिन अपनी मोहब्बत का इजहार नए तरीके से करके अंजिश के वजूद को अपने लिए मातर और ख़ास किए जा रहा था। यह आदमी मुझे खुद से इश्क करवा कर ही छोड़ेगा। अंजिश ने अपना रुख तिरछा किए इसके चेहरे को देखने की कोशिश करते हुए बेसाख्ता सोचा था। और मैं प्यारा नहीं हूँ जिसने ये सब कुछ किया है? क्या मैं अपनी शहजादी का शहजादा नहीं लगता? रैम खान इसके बनाना पेट पर अपने हाथों का ठंडा लम्स छोड़ता सवालिया अंदाज में गोया, वाह आप प्यारे तो लग रहे लेकिन शहजादी नहीं। शहजादी की आन बान तक पहुंचने के लिए अभी आपको बहुत सारी मेहनत करने की ज़रूरत है। अंजिश उसके हाथ की बढ़ती गुस्ताखियाँ देखकर इसके हाथ की पुष्प पर चुटकी काटती शरारत से बोली, चलो फिर आ जाओ, मेहनत करते ताकि मैं गुलाम से शहजादी के ओहदे पर फायज हो सकूँ। रैम खान एक जिस्त में इसको अंजिश को अपने कंधे पर उठाता आगे की तरफ बढ़ा था। खान, मुझे नीचे उतारे, मैं गिर जाऊंगी। रैम खान को खुद समेत तेजी से सीढ़ियां चढ़ते देखकर अंजिश ने डरते हुए इसकी कमीज को मजबूती से जकड़ा था। ट्री हाउस कम से कम जमीन से 20 से 30 फीट की बुलंदी पर था। रैम खान को यूं बेधड़क ऊपर चढ़ते देखकर उसे खौफ आया था। करोगी तो तुम सिर्फ मेरे प्यार में, इसके अलावा मैं तुम्हें कहीं नहीं गिरने दूंगा। कल्बे राहत उसके मजबूती से पकड़ता सारी सीढ़ियाँ चढ़ गया। हाउस में एंटर होते ही रैम खान ने उसे कंधे से नीचे उतार दिया। छोटा सा लकड़ी से बना यह हाउस अंदर से निहायत ही नफासत और खूबसूरती से सजाया गया था। बड़े साइज की कैंडल्स चारों कोने में जलती धार की तरह मध्यम रुद्धम पर धुआं उड़ा रही थी। हाउस चारों तरफ से लकड़ी की बनाई गई थी, दीवारों से कवर था। 2 साइड पर खिड़कियां जबकि बैक साइड पर छोटा सा ही लकड़ी का टेरिस बनाया गया था। टेरिस वाली खुली साइड और खिड़कियों पर सफ़ेद पर्दे गिरे हुए थे। हाउस की छत ट्रांसपेरेंट थी। अगर ऊपर की तरफ देखो तो चांद और सितारों से भरा आसमान साफ दिखाई देगा। राइट साइड वाली खिड़की के बिल्कुल नीचे वुडन फ्लोर बेड था। बेड पर सफ़ेद सिल्क की बेडशीट बिछी थी और इसके ऊपर हार्ट शेप में सुर्ख गुलाब के फूलों को तरतीब से रखा गया था। हाउस में एक छोटा सा टेबल और चेयर कोने में रखी गई थी। टेबल पर भी फूलों की पत्तियां बिखरी हुई थी। छत और फ्लोर का फासला मुश्किल से 10 फीट का था। आपने ये सब कुछ किया कब? इसको आज रैम खान हैरान पर हैरान कर रहा था। पहले बाहर का मंजर और अब अंदर की खूबसूरती देखकर वो ताजुब और हैरत के मिले जुले तासरात से बोली थी, पिछले माह से ही मैंने ये पैलेस पर्सनली तुम्हारे और अपने लिए बनवाई थी ताकि हम हफ्ते में एक बार अपनी कीमती लम्हात यहाँ गुजार सकें। मैं तुम्हारे साथ अपनी ज़िंदगी का एक एक पल कीमती और यादगार बनाना चाहता हूँ। अगर मैंने कहा था कि दुनिया की सारी खुशियाँ तुम्हारे कदमों में ढेर करूँगा तो करूँगा और सारी ज़िंदगी करता रहूँगा। रैम खान एक जिस्म से बाजू से पकड़कर अपने चौड़े सीने में भींचता अहद वफा करने वाले लहजे में बोला था, खान, हमारी ज़िंदगी के सफ़र की शुरुआत इतनी खूबसूरत अंदाज में करने के लिए शुक्रिया। अंजिश नामहसूस अंदाज में इसके सीने पर लबरकती सताइशी अंदाज में गोया हुई। इसको इस वक्त अपना आप कोई हूर और परियों का गुमान दे रहा था।
अभी तो शुरुआत है। ये गुलाम आपको शहज़ादी से मलिका बनाने के लिए रखेगा। सारी ज़िंदगी तो मेरे दिल, हयात और वजूद पर राज करने के लिए ही बनी हो कल्बे राहन। रैम खान इसके लबों की तपिश अपने सीने पर महसूस करता, एकदम इसको अपने सीने से निकाल कर इसका चेहरा अपने मुकाबिल करता, बेलगाम होकर इसके नाजुक लबों पर झुकाता। अंजिश ने इसकी नहगाह हरकत पर इसकी शर्ट मुट्ठियों में दबोचा था। रैम खान बेखुद होता इसके लबों को चूमने की बजाय खाने लगा था। वो बेबाकी से अपनी ज़बान इसकी ज़बान के गिर्द लपेटते हुए इसके मुंह की सारी नमी अपने हलक में उतारने लगा था। रैम खान को इसको अपनी बाजों में होल्ड करता, ऊपर की तरफ उठाते हुए मज़ीद 3 पंखुड़ियों को आहनी गिरफ्त में लिए बेड की तरफ बढ़ा। चूँकि बेड फ्लोर पर था, इसीलिए रैम खान घुटने फोल्ड करके बैठता, नरमी से इसको लिए तकिए पर गिरा था। वो हनूज़ इसके लबों के साथ लिपटा इसकी हर आती जाती सांसें चुरा रहा था। इसने झुंझलाते हुए इसके निचले लब पर दांत गाड़ कर अपना बदला उतारने की कोशिश की थी। इसे हमेशा की तरह बहुत ज़ोर से काटा था। अपने लबों पर जलन महसूस करते ही रैम खान फ़ौरन इसके लबों को आज़ादी बख्श गया। लबों को आज़ादी मिलते ही अंजिश ने फ़ौरन इसको देवहकल वजूद को अपने ऊपर से हटाने की कोशिश की थी। वो इसके नीचे दब कर मरने वाली हो गई थी। बहुत जालिम हो तुम। रैम खान अपना निचला लब मसलता शिकवा कुना नज़रों से अंजिश को देख कर रह गया, जो अपनी फुली सांसें हमवार करने की गर्ज से इसके नीचे से निकलने की कोशिश में लगी थी। तुमने तो मुझे काट लिया, अब मेरे वार के लिए भी तैयार हो जाओ। वह कहते साथ ही अंजिश की साड़ी 1 मिनट में ही इसके मखमली बदन से जुदा कर गया था। वो थोड़ा सा ऊपर उठकर खुद को हर पर्दे से आज़ाद करता अंजिश पर साया फगन हुआ था। हाउस में सिर्फ कैंडल्स से मध्यम रोशनी फैली हुई थी, लेकिन रोशनी अच्छी खासी थी। इसीलिए अंजिश अपनी और रैम खान की हालत देखती शर्म से अपने ऊपर कंफर्टर लेने लगी। कल्बे राहत, अब कैसा पर्दा। हम एक दूसरे के साथ आज तीसरी रात गुजार रहे हैं। मैं तुम्हारे जिस्म के हर राज से वाकिफ़ हूँ। रैम खान इसके हाथ से कंफर्टर लेकर दूर उछालता, इसकी चमकते सीने के तिल पर झुका था। वो इसके सीने से पेट तक आता, अपने लबों और दांतों का गीला लम्स छोड़ने लगा। इसके हाथों की जसारतें अपने थाइस के दरमियान महसूस करते हुए अंजिश ने बेखुदी में अपनी कमर ऊपर उठाई थी। वह अपने महरम की कुर्बत के लिए मचलती तकिए पर सर पटकने लगी थी। चंद मिनटों में ही दोनों की आंखें खुमार से लाल लहू हुई थी। वो दो जिस्म तलब और जज्बात की तपिश में झुलसने लगे थे। रैम खान इसके सीने की उभरती साख्त को अपनी मुट्ठियों में जकड़ कर छोड़ता इसके लबों को शिद्दत से चुम गया था। कल्बे राहत, तुम बहुत मीठी हो, दिल करता है तुम्हें खा जाऊं। रैम खान इसको लबों की शिद्दत से सिक करता हुआ बहके हुए अंदाज में बोला था। वह बेकरारी से पीछे हटता इसकी दोनों टांगों को पकड़कर फैलाने लगा। रैम खान खुद को इसके नाजुक वजूद में मिस करने के बाद इसमें बेचैनी से उतरा था। इसकी खुद में जानलेवा शमूलियत पर अंजिश के मुंह से सिसकी निकली थी। रैम खान इसके माथे पर लब रख कर इसके गाल के साथ गाल अपना टिका था, अपनी हरकत शुरू कर गया था। वो पीछे हटकर इसकी कमर से जकड़कर ऊपर की तरफ उठाता, इसमें मजीद घुलते हुए अपनी जानलेवा शिद्दतें इस पर लुटाने लगा था। रैम खान एकदम अंजिश के पूरे निचले वजूद को कमर से होल्ड करता जुनूनी हुआ था। रैम, अपना निचला वजूद ऊपर उठने की वजह से अंजिश की हड्डियां मांस चीर कर बाहर आने को बेताब हुई थी। रैम खान मजीद जुनूनी होता इसकी कमर को आखिरी हद तक खम दे गया था। रैम, प्लीज़ स्टॉप। वो सिसकते हुए इसको पुकार उठी। दर्द की शिद्दत में इजाफा हुआ। आज तुम बगैर मज़ामत के मुझे बर्दाश्त करोगी। मैंने पिछली 2 रातें तुम्हारे साथ बहुत नरम रह के अपना लम्स का आदी बनाया है। आज तो बगैर मज़ामत के तुम्हारा मुझे बर्दाश्त करना बनता है। रैम खान अपने गैर साकत वजूद के साथ बोलता है, अपने काम में मगन हुआ था। इसकी आंखें और चेहरा हद जज्बात में सुर्ख अंगारा हुआ था, और इन जज्बात की आग में वो अपने साथ साथ अंजिश को भी झुलसाने का इरादा रखता था। अंजिश अब मज़ामत नहीं कर रही थी, वो सिसकियाँ भरती इस बस बर्दाश्त करने लगी थी। हाँ, अलबत्ता अपने नाखूनों से रैम की कमर खराशों से भर रही थी। रैम खान एक झटके से इसके बाजू को पकड़कर करवट के बल गिर कर गया। वो अपने लावे जैसे दहकते वजूद को इसकी गहराइयों की ठंडक से राहत बख्शने लगा था। अंजिश ने मुँह तकिए में घुसेड़े ज़ोर से बेडशीट को अपनी मुट्ठियों में जकड़ा था। बेसाख्ता अंजिश की आंखों से आंसू उबल कर बाहर आए थे। दिस वेरी ग्रेटफुली, यू आर टू मच डिलीशियस। रैम खान अपने हलक में मायने खेज आवाज़ें निकालता अंजिश के सीने की उभरी साख्त को अपने लबों और दांतों से कुतरने लगा था। दिस इज़ वेरी ग्रेटिफाइंग, यू आर टू मच डिलीशियस।
रैम खान अपने हलक से मायने खेज आवाज़ निकालता अंजिश के सीने की उभरी साख्त को अपने लबों और दांतों से कुतरने लगा था। दिस इज़ नॉट अ ग्रेटिफाइंग, इट्स वेरिस देन हेल। अंजिश दर्द की शिद्दत से चिल्लाई। इसकी आंखों में शिकवे और गुस्से की रमक वाज़ेह थी, मगर इस पर मदोशी पूरी छाई हुई थी। कल पे राहत। रैम खान इसकी भीगी हुई आवाज़ और गुस्सा देखते ही अपनी हरकत रोके अकीदत से अंजिश के माथे पर लबरकता नरमी से उसके खुश पड़ते होठ चुम गया। ज़्यादा दर्द हुआ? रैम खान इसके बाल समेट कर पीछे करता इसकी कमर नरम हाथों से सहलाते हुए इफ्तिसार कर गया। वो मोहब्बत से इसके चेहरे पर जान बजान लब रखता अपनी शिद्दतों का दर्द ज़ाहिर करने लगा था। मेरे लिए आपको बर्दाश्त करना आसान नहीं होता। अंजिश गफ़ी से इसके सीने में दाँत काटती शिकायत कर गई थी। चलो फिर आ जाओ, आज मैं तुम्हारे नीचे और तुम मेरे ऊपर। जितनी मर्जी मुझ पर अपने नाखूनों और दांतों के निशानात सबत करने कर लो। रैम खान इसकी कनपट्टी पर लब रखता इसको अपनी गोद में उठाते बेड से उठा था। वो एक कोने में पड़े टेबल पर बैठता अंजिश को ठीक से खुद पर एडजस्ट करने लगा। ओके, मूव योर बॉडी। रैम खान इसको खुद पर एडजस्ट करके इसमें मुंतकिल होने के बाद बेबाक हरकत करने का इशारा कर गया था। नहीं, मैं नहीं करूँगी। वो ज़ोर से इसके सीने पर मुक्का जड़ती इसकी गर्दन में मुँह छुपा गई थी। शर्म से चेहरा और जिस्म भाप छोड़ने लगा था। अंजिश, मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। मेरा साथ दो, मेरी प्यास और मेरी तड़प को मिटाओ। रायम कुमार से सुर्खोती आंखों के साथ भारी गंभीर लहजे में इल्तिजा कर गया था। इसका अंदाज इस वक्त शिद्दत जज्बात की लपेट में लग रहा था। अंजिश इसकी जिस्म की गर्माहट और लहजे की तड़पते हुए इल्तिजा सुनकर बेसाख्ता इसकी गर्दन से चेहरा निकाल गई थी। मूव करो, वो मेरे सुकून का आखिरी लिज्जत से भरपूर जरिया बनो। रैम खान नरमी से इसकी ठोड़ी पर लब रखता फिर से मल्तजी हुआ था। अंजिश इसकी बार बार इल्तिजा सुनकर हिम्मत करते हुए अपने दोनों हाथ इसके सीने पर जमा गई। नजरें शर्म से झुकी हुई थी। दिल जोरों से धड़कता सीने से बाहर निकलने को बेताब हुआ था। अंजिश थूक निकल कर अपना खुश्क हलक तर्क करती सारी हिम्मत मतवजा करते हुए खुद को आहिस्ता से मूव करना शुरू कर गई थी। वो आंखें नीचे नजरें झुकाए अपने कांपते हाथों और बदन के साथ अपनी मूवमेंट में रिदम बनाने लगी और रिदम बनते ही रैम खान के साथ अंजिश भी मदहोश हुई थी। रैम खान इसके हाथों को अपने हाथों में दबाता अपनी खुमार से सुर्खोती आंखों के साथ मूवमेंट तेज करने का इशारा कर गया। अंजिश मदहोशी में मजीद रद्दम से मूव करने लगी थी। रैम खान इसकी जानलेवा अदा पर घायल होता अपनी दोनों कोहनियों पीछे टेबल पर जमा गया। वो अपना सर पीछे ढलकाए आंखें मूंदे सुरूर उठाने लगा था। दैट्स माई गर्ल। रैम खान हलक से गहरी मायने खेज आवाज़ निकालता अंजिश को बुखलाने पर मजबूर कर गया था। अंजिश इसके आपे से बाहर होती हालत देखकर तेज़ी से खुद को रोके इसके सीने से लिपटी थी। इसे रैम खान की हालत अजराबी देखकर खौफ आया था। रैम खान इसे रुकते देखकर ही एक लम्हे में खुद के साथ पलट कर अंजिश को एहतियात से टेबल पर लेटाए खुद इसके ऊपर आया था। वो इंतशारी कैफियत में फिर से इसमें दाखिल होता अपनी लिज्जत से भरपूर लम्हात का सिलसिला फिर से शुरू कर गया था। अंजिश ने टेबल के किनारों को मजबूती से जकड़कर इसकी तूफ़ानी शिद्दतों की सिसकारियाँ भरते हुए मुकाबला करने लगी थी। ऊपर चांद और सितारों से भरा आसमान भी इनकी शिद्दत से भरपूर मिलन पर शर्मा गए होंगे। रैम खान हर लम्हा इस पर दीवाना वार गिरफ्त मजबूत करता अंजिश के नाजुक वजूद को पूरी रात के लिए अपने हिसार में कैद कर गया था। 3 साल बाद रात का पिछला पहर था। हर जीरू अपनी नरम बिस्तरों में दुबकी नींद के मज़े ले रही थी, लेकिन कुछ इंसान अपने खालिक से सजदे में महू गुफ्तगू थे और कुछ इसके हुजूर पेश होने की नीयत कर रहे थे। ताजुद का टाइम था जब दमीर खान की अचानक आँख खुली। इसने अपनी नीम खुली आंखों से वॉल क्लॉक पर टाइम देखने की कोशिश की, लेकिन कमरे में रोशनी मद्दम होने की वजह से वो टाइम सही से देखने से कासिर था। फिर इसने अपनी नींद से भरी आंखें आधी वाह करते हुए साइड टेबल की तरफ देखते हुए अपना फ़ोन उठाने के लिए जैसे ही अपना दाएं हाथ आगे बढ़ाया तो इसके बाजू पर सोया नन्हा सा वजूद नींद में कसमसा उठा। दमीर खान अपने बाजू पर सोए वजूद को हरकत करता देखकर फौरन अपनी पूरी आंखें खोलकर अपने हाथ को वहीं साकित कर गया था। इसके बाजू और सीने दोनों जगह पर 2 नाजुक अजसाम का वजन था। वो दोनों इसके सीने और बाजू से लिपटे छोटी छोटी सांसें भरते नींद की वादियों में गुम थे। वो दोनों इस कदर दमीर के चौड़े वजूद में जम थे कि एक नज़र देखने पर वो इसके वजूद का हिस्सा मालूम हो रहे थे। दमीर खान एक नज़र दोनों की तरफ देखता बेसाख्ता मुस्कुरा दिया।
उसकी हर सुबह की शुरुआत इन दो हसीन चेहरों की देखते होती थी, जिन पर पहली नज़र पड़ते ही इसके लब और रूह खुशी से झूम उठे थे। वो एहतियात से पहले ज़रबख्त को अपने सीने से हटाकर पीछे तकिए पर करता, फिर अपने बाजू पर सोए मासूम से वजूद को बेहद आहिस्तगी से अपने बाजू से हटाता ज़रबख्त के साथ लेटा गया था। वो अपने दोनों हाथ बेड पर जमा कर उठता बेड से नीचे उतरा था। दमीर खान नरमी से अपने दोनों जान से अजीज प्यारों पर कंफर्टर देता नीचे झुककर बारी बारी इनके लबों के लम्स से नवाज गया था। वह अपने मुंह पर हाथ रखकर जमाई रोकता नीचे झुककर साइड टेबल से फ़ोन उठाए टाइम दिख गया। टाइम देखते ही वो फ़ोन वापस टेबल पर रखता अपने पैरों में जूता अड़सते वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। दमीर खान 5 मिनट में ही वज़ू करके बाहर आता, रेक से चाय नमाज उठाए फर्श पर बिछाता, सर पर टोपी लिए अपने कपड़े दुरुस्त करते ही ताज्जुद की नमाज की नीयत बांध गया। दमीर खान दिल जमे से ताज्जुद की नवाफिल अदा करने में मशगूल हो गया। इसका चेहरा परसुकून और रोशनी से चमक रहा था। नवाफिल हमेशा दमीर खान अपने कमरे में ही अदा करता था, क्योंकि उसको अपने कमरे के अलावा कहीं और तहज्जुद पढ़ने की आदत नहीं थी। बाबा, एक बारीक मासूम सी आवाज़ कमरे में गूंजी थी। नवाफिल में मशगूल दमीर खान की तवज्जो इस आवाज़ पर भटकी थी। बाबा जान, इस मासूम आवाज़ में अब लर्जिश थी, जैसे वो रोने की तैयारी पकड़ रहा हो, और अगले हिलम में ज़रबख्त के साथ लेटा नन्हा सा वजूद अपने गले का स्पीकर फाड़ कर रो दिया था। बाबा जान, वो अपनी बंद आंखों से हाथ पांव मारता किसी को तलाश करते हुए ऊंची आवाज़ में रोने लगा था। इसके साथ सोई ज़रबख्त फ़ौरन इसके रोने की आवाज़ सुनती हड़बड़ा के उठी थी। क्या हुआ मेरे बेटे को? ज़रबख्त नींद में झूलती नरमी से इसके मासूम गाल पर लब रखती इफ्तिसार करने लगी। मेरे बाबा जान कहाँ हैं? वो मासूम सा बच्चा अपनी आंखों में लबालब पानी लिए रोते हुए बोला था। वो रहे मेरे बेटे के बाबा, जाओ चले जाओ बाबा के पास। ज़रबख्त उसे उठाकर सीधा करती दमीर खान की तरफ जाने का इशारा करने लगी। वो बच्चा अपनी नींद से भरी शहद रंग आंखें खोलता सामने की तरफ दमीर को देखते ही रोते हुए हंस दिया। दमीर खान इसलिए तहज्जुद यहाँ पढ़ता था क्योंकि इसके बेटे को 1 मिनट भी इसके वजूद की खुशबू अपने अंदर उतारे बिना नींद नहीं आती थी। वो जितनी गहरी नींद में क्यों ना हो, दमीर खान के हिसार से निकलते ही इसकी आँख खुल जाती थी और फिर वो रोते हुए अपने बाप को तलाश ना करने लगता। और दमीर खान को पता था कि हमेशा की तरह इसके बेटे ने उठ जाना है, इसीलिए वो नमाज बिल्कुल बेड के पास बैठ कर पढ़ता था, ताकि वो अपने बेटे की आंखों में मसीर रहे और इसको ज़्यादा रोना ना पड़े। बाबा जान, वो बच्चा तेज़ी से अपने हाथों और पैरों के बल रेंगता बेड से उतरकर दमीर की तरफ बढ़ा। ज़रबख्त इसको एहतियात से बेड से उतरता देखकर फिर से अपने चेहरे पर कंफर्टर करती लंबी तान की सो गई थी, क्योंकि वो जानती थी दमीर इसको संभाल लेगा। वो बच्चा अपने नन्हे मुन्ने कदम उठाता दमीर खान के पास जा पहुंचा, जो कि अब सजदे की हालत में था। बाबा, वो चहक कर एक जिस्म अपने बाप की पीठ पर चढ़ता अपने आंसुओं से तर चेहरे के साथ खिलखिला उठा था। इसकी खिलखिलाहट पर सजदे में गिरे दमीर खान के लब नामहसूस अंदाज में मुस्कुराहट में ढले थे। इस फूल का वजन अपने वजूद पर महसूस करते हुए इसकी रूह तक को सुकून मिला था। दमीर खान को इसकी वजह से अपने सजदे लंबे करने पड़ते थे, क्योंकि हमेशा नमाज में वो सजदे की हालत में इसकी गर्दन, पीठ और गोद में बैठ जाया करता था। वो अब दमीर खान की पीठ से उतरकर इसके सामने आ चुका था। इसके उतरते ही दमीर खान 2 जानू होके बैठता अतहियातो पढ़ने लगा था। वो बच्चा खिलखिलाते हुए इसकी तरफ बढ़कर कभी दमीर खान का कान अपने मुंह में चबाता तो कभी इसके गाल और आंखों को अपने लबों और हाथों से छूने लगता। वो 2 साल का बच्चा है, बेहद प्यारा। इसके चेहरे का एक एक मासूम नक्श दमीर खान पर था, यहाँ तक कि आंखें भी। वह शक्ल व सूरत से अपने बाप पर गया था, लेकिन इसकी कुछ आदतें ज़रबख्त पर थी और कुछ दमीर खान पे। बाबा जान, अल्लाह, वो अब दमीर खान की गोद में बैठता इसकी ठोड़ी पर हाथ रखते हुए अपनी तरफ मतवज्जा करने लगा। दमीर खान सलाम फेरते ही नीचे झुक कर प्यार से इसके गाल पर लब रखता इसके आंसू साफ करने लगा। एहरार, बाबा की जान, जब बाबा नमाज पढ़ रहे हो तो तंग नहीं करते। दमीर खान इसका चेहरा अपनी तरफ की समझाने वाले अंदाज में बोला। बाबा जान, मैं अल्लाह करने आया था, मुझे भी आपके साथ अल्लाह करना है। एहरार अपने छोटे छोटे गुलाबी होंठ मरोड़ता मासूमियत से गोया हुआ। मेरे बेटे को अल्लाह करना है? दमीर खान इसके बालों में हाथ फेर कर अपने बराबर जो है नमाज पर बैठता इफ्तिसार कर गया था। इसकी बात सुनते ही एहरार ने ज़ोर ज़ोर से इस बात में सर हिलाया। ओके, अपना हाथ ऐसे करो और अल्लाह से दुआ मांगो। दमीर खान इसके छोटे छोटे हाथ पकड़कर दुआ के लिए जोड़ता हिदायत दे गया था। बाबा जान, दुआ क्या होती है?
एहरार अपनी शहद रंग आंखों में उलझन लिए ऊपर दमीर खान के चेहरे की तरफ देख गया। जो चीज़ हमेशा अच्छी लगती है या जो चीज़ हमें पाने की ख्वाहिश रखते हैं तो हम अल्लाह के आगे हाथ उठाकर जो मांगते हैं उसे दुआ कहते हैं, और फिर अल्लाह हमारी दुआ सुनकर हमारी फेवरेट चीज़ें हमें अता भी करता है। दमीर खान मोहब्बत भरी निगाह अपने चांद से बेटे पर डालता उसे दुआ के मुतालिक आगाह कर गया। बाबा जान, कुछ भी अपना फेवरेट मांगो तो अल्लाह दे देता है। एहरार अपने गुलाबी होठ वाँ करते दुआ के मुतालिक मज़ीद महतजस होकर सवाल पूछ रहा था। जी मेरी जान, जो चीज़ आपको अच्छी लगती है, आपकी फेवरेट है, वह अल्लाह से मांगो तो वो आपको दे देगा। दमीर खान तहम्मुल से बोला। एहरार बहुत ज़्यादा सवाल करता था और वह हमेशा इसके सवालात के जवाब ठहरे लहजे में खंदा पेशानी से देता था। चलो अब हाथ ऊपर उठाओ और अल्लाह से अपनी फेवरेट चीज़ मांगो जो आपको चाहिए। दमीर खान फिर से इसके छोटे छोटे हाथ दुआ के लिए जोड़ता दुआ करने का हुक्म दे गया था। वह एहरार को हिदायत देने के बाद खुद भी दुआ के लिए हाथ उठा गया। या अल्लाह, मुझे ढेर सारी नैन दे दो, इतनी कि वो ख़त्म ही ना हो। या अल्लाह, मुझे ढेर सारे पैसे दे दो। या अल्लाह, मुझे ढेर सारी चॉकलेट दे दो। या अल्लाह, रोहान को कुछ भी ना दो। एहरार अपने छोटे छोटे हाथों पर सर गिराता झूलते हुए अपनी मासूम मगर ऊंची आवाज़ में दुआ मांगने लगा था। इसमें ना एक्चुअली उसकी तोतली ज़बान में भी है, तो मैं जो सही है मैं वो पढ़ रही हूँ। दमीर खान जो अपनी दुआ में मशगूल हो गया था, अपने बेटी की दुआ सुनते आंखें हैरत से फैली थी। वो तेज़ी से अपने मुंह पर हाथ रख के दुआ ख़त्म करता एहरार के मुंह पर हाथ रख गया था। इसे अपनी बेटी की दुआ सुनकर हैरत के साथ साथ हंसी भी आ रही थी। वह एहरार को खामोश करवाता कनखियों से बेड पर ज़रबत को देखने लगा, जो कंबल से मुंह निकाले दोनों बाप बेटे को घूर कर देख रही थी। बाखुदा, मैंने नहीं सिखाई। दमीर खान ने अपनी हंसी जब्त करते हुए इसकी तरफ मसनूई मासूमियत से देखा था। उसे डर लगता था जैसे दमीर इसके पीछे बचपन से पागल था। ऐसे एहरार बिल्कुल भी ना हो, क्योंकि किस्मत हर दफ़ा दमीर खान जैसी नहीं होती। वह अपने बेटे के कच्चे दिमाग को ऐसी ख्वाहिशात और जज्बात से दूर रखना चाहती थी जिन ख्वाहिशात के पूरा होने के आसार अभी दूर दूर तक नहीं थे। बेटे बाप पर ही जाते हैं, लेकिन मुझे अपना बेटा आशिक नहीं बनाना, इसीलिए उसको सही से दुआ सिखाए। ज़रबक संजीदगी से उसको हुक्म देती फिर से कंबल मुंह पर लेके सो गई थी। वो पिछले 3 सालों में काफ़ी बदल गई थी। वो अब छोटी छोटी हरकतों और बातों से डराने की कोशिश करती थी और दमीर खान इसका भरम रखते हुए डरने का अदाकारी भी कर जाता था। इसकी मासूम सी ज़रबक अब काफ़ी खतरनाक हो गई थी। एहरार, बाबा की जान, ऐसे दुआ नहीं करते। वो बेटे के मुंह से हाथ हटाता नरमी से बोला था। बाबा जान, आपने तो कहा था अपनी फेवरेट चीज़ अल्लाह से मांग लो। एहरार आंखों में उलझन लिए दमीर खान की तरफ देख गया, जो हंसी जब्त करते हुए अपना चेहरा नीचे किए हुए था। लेकिन एहरार, अल्लाह ताला से ऐसे लड़की नहीं मांगते हैं। दमीर खान मसनूई संजीदगी से बोला। आपने भी मुझे 17 साल क्यों मांगा? वो इसकी बात सुनती चेहरे से कंफर्टर हटाए बिगैर ऊंची आवाज़ में बड़बड़ाई थी। तो क्या चाचू जान से मांगते हैं? एहरार ने नासमझी से सवाल पूछा। नहीं मेरे बेटा, चाचू जान से ये मत मांगना, वरना अल्लाह तो दे देगा, वो कभी नहीं देगा। दमीर खान हंसते हुए एहरार को अपनी गोद में लिए ऊपर उठा था। वो ज़रबत की बात को नज़रअंदाज कर गया था। बाबा जान, अभी तो आप कह रहे थे कि अल्लाह लड़की नहीं देता। एहरार ने फ़ौरन बाप की बात उसे याद दिलाई थी। वह इसकी बात बहुत गौर से सुनता और पिक करता था। एहरार, मेरी जान, अभी आप बहुत छोटे हैं, जब बड़े हो जाओगे तब लड़की अल्लाह से मांगना। दमीर खान ने हंसते हुए इसके गाल पर लब रख गया था। वह इस वक्त अपनी मासूम बातों और फरमाइशों पर इसको बहुत क्यूट लग रहा था। आप मेरे बेटे को लड़कियों के चक्कर से दूर रखें। ज़रबक इनकी सारी बातें सुन रही थी। दमीर खान को बेड पर चढ़ते देखकर कंफर्टर से मुंह निकाले तहक्कुम भरे लहजे में बोली थी। ज़रबक का कंफर्टर से थोड़ा सा मुंह निकाल कर बात करने वाला अंदाज देखकर इस बार दमीर खान खुद को कहका लगाने से रोक न पाया। दमीर खान की हंसी देखकर सवालों में उलझे एहरार भी किलकारियाँ निकली थी, जबकि कंफर्टर में दुबकी पड़ी ज़रबक की भी हंसी भी बेसाख्ता थी। वह नरमी से एहरार को अपनी आगोश में लिए बेड पर चढ़ता इस पर और खुद पर कंफर्टर ओढ़ गया था। इस वक्त एहरार को सुलाना बहुत ज़रूरी था, वरना वह अपने सवालों से दमीर खान का दिमाग घुमा के रख देता था। थोड़ी ही देर में एहरार अपने बाप से मासूमियत भरे सवाल करता फिर से नींद में डूब गया। इसकी नींद में जाते ही दमीर खान आगे बढ़कर ज़रबत की कमर में हाथ डाले अपने सीने से लगा गया। मेरी प्यारी लड़की। दमीर खान बेटे की तरह बोलता शरारत से ज़रबत के गाल पर दांत गाड़ गया था।
मुझसे दूर रहे, मैं बड़ी खतरनाक हूँ, ज़रबत भी उसी के अंदाज में बोलती दमीर खान के सीने पर अपने नोकीले दांत सबत कर गई थी। दमीर खान अपने और इसके तोतले अंदाज पर कहका लगाना चाहता था, मगर हैरार की नींद का ख्याल करते हुए वह ज़रबत की गर्दन में मुँह दिए अपनी हंसी जब्त कर गया। ये इनका रोज़ का मामूल था। ये दोनों हर रोज़ सुबह सहरी टाइम हैरार के सोने के बाद खुद हैरार बनते हुए तोतली ज़बान में बातें करते हुए एक दूसरे को महफूज करते थे। सहरी में अभी टाइम था। वो अक्सर सिर्फ 20 मिनट बचने पर ही नीचे सहरी करने के लिए जाते थे, क्योंकि वो हैरार को ज़्यादा अकेला नहीं छोड़ते थे, वो डर जाता था। खान रोहान रेलिंग का सहारा लेकर सीढ़ियां चढ़ता रैम खान के कमरे की जानिब बढ़ा। सहरी के बाद वो नीचे अपने दादा दादी के पास रुक जाता था और फिर अंजिश और रैम खान के ऑफिस जाने से पहले इनके कमरे में जाकर इनसे मिलाता था। रोहान भी अभी 2 साल का हसीन मगरूरी बच्चा था। वो बिल्कुल अपनी माँ अंजिश जैसा था। इसकी सारी शख्सियत अपनी माँ जैसी थी। सब पर रौब बनाकर रखना, खुद को मिस्टर परफेक्ट कहना, अपनी लुक को लेकर सिर्फ 2 साल की उम्र में बेहद कॉन्शियस, फिर पथरीला और होशियार बच्चा था। इसके बाकी सारे नक्श अपने माँ से जैसे थे, बस आंखें रैम खान पर थी। खूबसूरत क्रिस्टल ग्रे आंखें इसकी लुक और मासूमियत को मज़ीद निखारती थी। खान छोड़े मुझे, रोहान आ रहा है। रोहान की आवाज़ सुनते अंजिश फौरन हड़बड़ाते हुए इसकी गिरफ्त से निकलने की कोशिश करने लगी, जिसके सीने पर सर रख कर लेटा इसको मुकम्मल अपनी गिरफ्त में लिए हुए था। मेरी रातों का दुश्मन, मुझे दिन में भी 2 घड़ी सुकून से नहीं लेने देता। वो झुंझलाते हुए इसके सीने से सर हटा के तकिए पर रखता गफ़ी से बड़बड़ाया, क्या हो गया खान आपको? वह आपका बेटा है, दुश्मन तो मत कहे आप इसको। अंजिश अपनी हंसी जब्त करती तेज़ी से उठकर बैठती दुपट्टा ओढ़ने लगी। रोहान के आने की वजह से अंजिश को एक फ़ायदा हो गया था। वो रैम खान की जुनूनी शिद्दतों से ज़्यादा देर बची रहती थी, क्योंकि रोहान अपनी माँ के बगैर नहीं सोता था। इसीलिए रैम खान को इसे अपनी कुर्बत में लेने का मौका बहुत कम मिलता था, और जब मिलता था तो जल्दी रिहाई बकशनी पड़ती थी, क्योंकि रोहान अंजिश की 1 मिनट गैर मौजूदगी पर रो रो कर पूरा मोहल्ला इकट्ठा कर लेता था। रैम खान हमेशा इसके रोने से डरता था, क्योंकि वो जब रोना शुरू कर देता था तो फिर इसे चुप करवाना दुनिया का मुश्किल तरीन काम बन जाता था। तान रोहान धड़ाम से कमरे का दरवाज़ा खोलता दबंग अंदाज में कमरे में दाखिल हुआ। खान की सौतन को क्या हुआ? रैम खान अपना चेहरा तकिए से निकाल कर दांत कचकचाते हुए बोला, खान मुझे हिना के पास ले चलें। रोहान अपने बालों को आंखों के पीछे हटाता संजीदगी से हुक्मिया लहजे में गोया हुआ। रोहान के बाल काफ़ी हेल्दी थे, जो कानों से नीचे तक आते थे, और बाल कटवाना इसे सख्त नापसंद था, इसीलिए इसके बाल दूसरे बच्चों की निस्बत बड़े थे। वो देख रही हो कैसे बाप पर ऑर्डर करता है, जैसे बाप से बात ना कर रहा हूँ बल्कि छोटे भाई से मुखातिब हो। रैम खान एक सख्त नज़र अंजिश पर डालता इसे रोहान के अंदाज़े मुखातिब से आगाह करने लगा। बच्चा है अभी तो, बड़ा हो गया तो आपकी इज्जत भी करेगा और आपको बाबा भी बोलेगा। अंजिश पर उम्मीदी से बोलती एक मोहब्बत भरी निगाह रोहान के मासूम चेहरे पर डाल रही थी। खान उठे, मुझे आज ही हिना के पास जाना है। रोहान बेड के करीब आता कंफर्टर खींचते हुए रैम खान को बेड से उठाने लगा था। रोहान मेरा बच्चा, इधर मोरे के पास आओ। अंजिश इसको अपनी तरफ मतवजा करवाती प्यार से बोली। मोरे खान को बोले मुझे मेरी हिना के पास ले चले ना। रोहान जब से कमरे में आया था एक ही रट हिना के पास जाने का लगाया हुआ था। जिस हिना के पास जाने की तो जिद कर रहा है ना, इसके बाप को पता चला तेरी बाँचें रगड़ देगा। इसको मेरी हिना कहना बंद करो और मुझे पहले बाबा बोलो, फिर लेके जाऊंगा। रैम खान इसको घूरते हुए शर्त रखी थी। जब से रोहान ने बोलना शुरू किया था रैम खान के कान तरस गए थे इसके मुंह से बाबा लफ्ज़ सुनने के लिए। रोहान ने अपनी माँ से खान नाम सुनना था, इसीलिए वो भी इसको सिर्फ खान कहकर ही पुकारता था। इसे आदत ही नहीं थी रैम खान को बाबा बोलने की। तश तो बोलो, रोहान ने नासमझी से बेड पर चढ़ते हुए सवाल किया था। अबे टिड्डे, तुझे मैं नजर नहीं आ रहा? बाप हूँ तेरा मैं, मुझे बाबा बोल। रैम खान तकिए से सर उठाकर पीछे बेड ग्राउंड के साथ टेक लगाए मसनूई गफ़ी से बोला था। तब से रोहान अंजिश को गोद में जाकर बैठता चेहरे पर उलझन लिए सवाल कर गया, क्या मतलब कब से? रैम खान भी इसके अंदाज में सवाल कर गया था। आप मेरे बाबा कब से बने? आप तो खान हो। रोहान छोटे छोटे गुलाबी होठ मरोड़ कर बोलता। रैम खान की आंखें हैरत से फैलाने पर मजबूर कर गया, जबकि इसकी बात सुनकर अंजिश को हंसी का दौरा पड़ा था। बेटा
तेरे इस दुनिया में आने से पहले मैं तेरा बाप था। मेरा वजूद ही वसीला बना है तुझे इस दुनिया में लाने का। इसीलिए इज्जत से मुझे बाबा बोल, वरना अपनी हीना के पास जाना भूल जा। राम खान बीवी को सब घुरियों से नवाजता रोहान से रौबदार लहजे में मुखातिब हुआ था। तो आप तो नहीं थे वहाँ, मैं तो गाड़ी में मोरी के साथ आया था दुनिया में। मुझे फेरी छोड़ कर गई थी अस्पताल। रोहान हैरानगी से अपने हाथों और मुंह के जाविये बना के बोलता। अब सही मायनों में इसकी आंखें ताज्जुब से फैला गया था। व्हाट द हेल। रायम मसनूई गुस्से से तकिया पटकता संजीदगी से बोला। तुमने उसे ये सब कुछ सिखाया है ना? वह अंजिश को अपनी तपती नज़रों के हिसाब में लेता तीखे लहजे में सवाल कर गया। वो जानबूझकर लहजे को तीखा बनाए हुए था। हाँ, रोहान की बातें उसे झटके पर झटके दे रही थी, लेकिन वो इसकी मासूमियत भरी बातें अंदर से एंजॉय कर रहा था। मगर इसके दिल में अपने बेटे के मुंह से अपने लिए लफ्ज़ बाबा सुनने की ख्वाहिश भी शदीद थी। मैंने इसको कुछ नहीं गलत बताया, बस यही बताया कि इसको हॉस्पिटल से फेरी छोड़कर गई थी और मैं इसको गाड़ी पर रख कर लेकर आ गई। अंजिश अपनी हंसी जब्त करते हुए बोली। हालांकि अंदर से उसे रैम खान की बेचारगी से ज़्यादा हालत मज़े दे रही थी। तुमने सिर्फ अपना क्यों बताया? मेरा भी तो बताती, मैं भी तो गया था। और जब तक मुझे ये बाबा नहीं बोलेगा तुम दोनों का घर से निकलना बंद। रैम खान भी आज जिद लगाए बैठा था। आज उसने रोहान के मुंह से बाबा लफ्ज़ सुन के ही रहना था। जिस दिन हम अस्पताल से डिस्चार्ज होकर घर आए थे उस दिन तो तुम हमारे साथ नहीं थे। अंजिश उससे याद दहानी करवाती नाक से कोड़ते हुए बोली। ओके रोहान बेटा, काम खत्म करो, मुझे बाबा बोलो, फिर मैं सोचता हूँ तुम्हें शाम को तुम्हारी हिना के पास लेकर जाने का। रैम खान हतमी अंदाज में गोया होता बहस में कभी भी इन दोनों माँ बेटे से नहीं जीत सकता था। अंजिश उसकी बात सुनती तेजी से रोहान के कान के करीब अपने मुंह ले जाकर कुछ बड़बड़ाने लगी थी। उसका चेहरे पर शरारत के आसार वाजे थे, जबकि रोहान का चेहरा बात सुनकर तहज्जुद से भरा था। रैम खान का नखियों से माँ बेटे के चेहरे के तासीरात दिख रहा था जो फिल वक्त खतरनाक लग रहे थे। ओके बोलता हूँ आपको, तो फिर सुनिए। तो आप ब्लैकमेलर, इमोशनल ब्लैकमेलर, मजनू। रोहान मुश्किल से अपने हाथों अकड़ा कर सांसों के दरमियान कई बार वक्फे लेकर अपनी गुलाबी होठों को मरोड़ते हुए बोला था। वो जो रोहान के मुंह से बाबा सुनने की उम्मीद लगाए बैठा था, अपने लिए इमोशनल ब्लैकमेलर मजनू का लक़ब सुनते ही अब आंखें हैरत से फैली नहीं थी बल्कि उछल कर बाहर आई थी। ज़बान कुछ भी बोलने से कासिर हुई थी। वो चलना में कुछ बोल ना सका। वो तहिर ज़्यादा होकर अपने 2 साला बेटे की जहानत और महारत को देख रहा था, जिसने एक बार में ही इतना मुश्किल लफ्ज़ बोलकर बाप को अंदर तक सिलकाया था। ज़रा तमीज़ नहीं सिखाई तुमने इसको कि कैसे बाप के साथ पेश आना है? आज बाप को इमोशनल ब्लैकमेलर मजनू बोल रहा है, कल को कुछ और बोलेगा। अंजिश का हंसी जब्त करने की वजह से सुर्ख होता चेहरा देखकर रैम खान कलस के बोला। वैसे ज़्यादा गुस्सा रोहान की बातों के बजाय अंजिश की इस चिढ़ाने वाली हंसी पर आया था। खान, आप बाबा लगते ही नहीं हो, आप तो हैंडसम है, मैं आपको कैसे बाबा बोलूँ? बाप को गुस्से से सुर्ख होता चेहरा देखकर रोहान अफसरदगी और दिलजोई से बोलता है इसको अपने लब व लहजे से पिघलने पर मजबूर कर गया था। हाँ बाबा नहीं लगते, ये इमोशनल ब्लैकमेलर मजनू लगते हैं। उसे रैम खान के चेहरे पर छाए खुशी के बादल देखकर फौरन रोहान की तस्बीह की थी। ना जाने कि वो आज अंजिश का मूड अपने खान को तपाने का था और वो इसे तपाकर भरपूर इसकी हालत का मज़ा ले रही थी। रैम खान का गुस्से से सुर्ख होता चेहरा अंजिश को आज काफ़ी वक्तों के बाद महफूज कर रहा था। वो इस वक्त इंजॉय करती अब हंस हंस के लोट पोट हो रही थी। हंस लो जितना हंसना है, आज रात चांद नज़र आने दो, तुम्हारी सारी हंसी को ना बदल दूँ तो मेरा नाम भी रैम खान बरकज़ई नहीं। अगर मेरी तूफ़ानी शिद्दतों से बचना चाहती हो तो इसे शाम तक बाबा के सिखा के रखना, वरना तुम तो गई। रैम खान ने तपे हुए लहजे में अंजिश के कान के करीब झुककर सरगोशी नुमा आवाज़ में बोलता बेड से उतरा। इसे अब रोहान और अंजिश दोनों की हंसी मस्जिद से उलगा रही थी। वो एक हफ़त भरी निगाह इस पर डालता पैर पटकते हुए वॉशरूम की तरफ बंद हुआ था, जबकि इसके यूं लड़कियों की तरह नाराज़ होने वाले अंदाज पर अंजिश का बुलंद कहका कमरे की जीनत बना। इसने इसकी धमकी का असर ही नहीं लिया था। अंजिश के साथ रोहान भी नासमझी से हंस दिया। रोहान वही करता था जो इसकी माँ करती थी। वो दोनों इसकी हंसी की आवाज़ को बेसाख्ता वॉशरूम में खड़ा मुस्कुरा दिया। वो सारे रौब झाड़ने और नाराज़गी के ड्रामे कर रहा था। भला वो अपने जान के टुकड़े बेटे और बीवी से नाराज़ हो सकता था? मोरे खान नाराज़ हो गए? रोहान एकदम संजीदा होता अपने माँ से सवाल कर गया। इसे रैम खान का खफा चेहरा बखूबी नोट किया था।
नहीं मोरे की जान, बाबा हमसे नाराज़ नहीं हो सकते। अंजिश प्यार से अपने बेटे की क्रिस्टल ग्रे आंखों में चुमती फकरे अंदाज में बोली, क्योंकि वो जानती थी वो कुछ भी कर ले, इसका खान कभी भी इससे नाराज़ नहीं हो सकता था। वो ज़ोर से रोहान को अपने सीने में भींचे बेड से उठकर ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ गई ताकि रोहान को चेंज करवा सके और रायम खान को बाद में अपने तरीके से मनाने और खुश करने का इरादा रखती थी। अभी इसका और रायम खान का रोज़ा था, इसीलिए वो रोज़े की हालत में इसके पास जाकर अपने खान के जज्बात नहीं उभार सकती थी। दाहिर दाहिर बाबा। दाहिर खान नीचे लॉन्च में बैठा हुआ था जब अचानक इसके कानों से दो मासूम और एक महरू की गुस्से वाली गरजदार आवाज़ टकराई थी। वो फौरन हंसता हुआ सोफे से उठता भागने वाले अंदाज में अपने कमरे की तरफ बढ़ा था। दाहिर खान को यूं अफरा तफरी में भागते देखकर अनीसा और असदुल्ला खान भी बेसाख्ता मुस्कुरा दिए, क्योंकि वो जानते थे दाहिर किस वजह से इतनी इजरत में ऊपर जा रहा है। इनके घर में अब इस तरह की अचानक सूरत हाल पेश आना रोज़ का मामूल बन चुका था। दाहिर खान के कमरे में दाखिल होते ही दो नन्ही नन्ही सी बच्चियां खुशी और डर से चीखती चिल्लाती हुई भागकर इसके पैरों के आगे लिपटी थी। दाहिर खान इनकी मासूमियत और किलकारियों पर खुलकर मुस्कुराता अपनी दोनों बेटियों को अपनी बाहों में भर गया था। क्या हुआ मेरी बेटियों को? दाहिर खान दोनों को अपने सीने से लगा इफ्तिसार कर गया। बाबा जान, हमने शरारत की है। नन्ही सी दानीन अपने छोटे छोटे हाथों से अपने माथे पर बिखरे बाल पीछे हटाती मासूमियत से और अपनी दीदा के कारनामे बताने लगी। वह ये बात बताते हुए अपनी लिपस्टिक से पेंट चेहरे के साथ बेहद क्यूट लगी थी। हिना दे के सारे हाथ लिपस्टिक से रंगे थे, जबकि दानीन का पूरा चेहरा लिपस्टिक से पेंट हुआ था, जो यकीनन हमेशा की तरह हिना दे ने ब्यूटिशियन कोर्स सीखते हुए दानीन के चेहरे पर तजुर्बा आजमाई की थी। हिना दे 2.5 साल की बहुत ज़्यादा सेहतमंद बच्ची थी। वो इतनी सेहतमंद थी कि अगर इस गर्दन कहीं भी से नज़र नहीं आती थी। इसके सेब की तरह फूले गुलाबी गाल, शहद रंग आँखें और मासूम सूरत, वो सीरत और सूरत हर लिहाज से दाहिर खान की कॉपी थी। जबकि दानीन 1 साल की पतली दुबली महर की जैसी क्रिस्टल ग्रे आँखें और इसके जैसे चेहरे के पठानी नकुश से वो महरू की कॉपी लगती थी। दाहिर, देखे ना, मैंने आज सुबह ही अपने लिए ऑनलाइन मेकअप प्रोडक्ट्स मंगवाई थी और मेरी 2 मिनट की गफलत पर आपकी बेटियों ने सारी मेरी प्रोडक्ट्स का सत्यानाश कर दिया है। ये दोनों हमेशा मेरे साथ ऐसा ही करती है, मेरी सारी कीमती चीज़ें बिगाड़ देती है। महरू अपनी टूटी फूटी लिपस्टिक और सारा मेकअप का ख़राब सामान दाहिर खान को दिखाती अफसरदगी से बोली थी। नूरे चश्म, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें फिर से ले दूँगा। मेरी बेटियों को ये अच्छा लगा तो उन्होंने इस्तेमाल कर लिया, तुम्हें मैं नया लेकर दूंगा, तुम परेशान नहीं हो। दाहिर खान अपनी हंसी जब्त करता दिलजोई से बोला, जबकि अपनी बेटियों के मासूम लिपस्टिक से भरे चेहरे और हाथ देखकर दाहिर खान को इन पर टूट कर प्यार आया था। वो कितनी प्यारी शरारतें करती थी। दाहिर खान ने बेसाख्ता सोचा था, नहीं, मुझे यही सब कुछ वापस चाहिए। हर बार आपकी आफत की पुड़िया मेरी चीज़ें ख़राब नहीं कर सकती। आज मैं इनको समझाऊंगी ताकि आइंदा ये मेरी चीज़ों का हाथ लगाने से पहले 100 बार सोचे। महरू एकदम गुस्से से बोलती दाहिर खान की तरफ बढ़ी। बाबा जान, हमें बचाओ। महरू को अपनी तरफ बढ़ता देखकर दानीन और हिना दे दाहिर खान के सीने में छुपती चिल्लाई थी, महर, गुस्सा थूक दो, रोज़े की हालत में गुस्सा करना ठीक नहीं होता। दाहिर खान जोर से अपनी बेटियों को अपने सीने में छुपाता अपनी हंसी जब्त करते हुए बोला था। उसे समझ ही नहीं आ रही थी वह अपनी बेटियों की हरकत पर हंसे या अपनी महर के नुकसान पर अफसरदा हो। वो बेबसी से कभी हिना दे और दानीन के मासूम चेहरों को देखता तो कभी महरू का गुस्से से सुर्ख होता चेहरा देखता। वह अपनी बीवी और बेटियों के दरमियान बेबस था। महरू दाहिर खान को अपनी बेटियों का बॉडीगार्ड बनते देखकर शिकस्ता लहजे में पीछे मुड़ती जाके सोफे पर बैठी थी। इसकी बेटियों ने जब से चलना शुरू किया था, महरू की सारी कीमती और फेवरेट चीज़ें खराब करना उन्होंने अपना फ़र्ज समझ लिया था। हिना दे अब बहुत ज़्यादा शरारती बच्ची थी, तभी तो रोहान को पसंद थी क्योंकि वो इसके टाइप की थी। जबकि दानीन मासूम सी थी तो वो बस हिना दे की शरारतों में थोड़ी सी हिस्सेदार बनती थी, करती नहीं थी। वो धीमी तबीयत की मालिक थी, बिल्कुल हिरार जैसी, इसीलिए वो इसको अच्छी लगती थी। जाओ, मोरे को सॉरी बोल कर आओ। दाहिर खान दोनों बहनों को नीचे उतारता इनके बारी बारी चेहरे चूम कर इनको महरू के पास भेज गया, क्योंकि वो जानता था इसकी महर का गुस्सा ठंडा सिर्फ इसकी बेटियों के मासूम चेहरे से ही हो सकते हैं। सॉरी मोरे। हिना दे और दानीन अपने कान पकड़कर महरू से 2 कदम के फासले पर खड़ी होती अपने किए की माफ़ी मांगने लगी थी। वो दूर इसलिए खड़ी थी
क्योंकि इनको अभी भी महरू की डांट से डर लग रहा था। सॉरी तो मैं तब आपकी मानूं जब आप दोनों अपनी ये हरकतें छोड़ेंगी। कल फिर आपने यही हरकत करनी है, फिर सॉरी का फ़ायदा? महरू अफसरदगा से बोली थी। मोरे, फिर आप नाराज़ होना छोड़ दें, क्योंकि हम अपनी शरारतें नहीं छोड़ सकते। बाबा कहते हैं शरारतें नहीं छोड़नी। हिना दे अपनी शहदरंग आंखें घुमाती हमेशा की तरह बिना किसी लगी लिपटी की साफ गोई से कहती। दाहिर खान को बेसाख्ता कह के लगाने पर मजबूर कर गई थी। महरू को आंखें फैलाने पर भी मजबूर कर गई थी। कर दो ना मेरी गोलगप्पों को माफ़। कितने प्यार से कह रही है कि वो शरारतें नहीं छोड़ सकती। दाहिर खान जोर से हंसने की वजह अपनी आंखों से बहता पानी साफ करता मफामती अंदाज में बोला था। अपनी गोलगप्पियों के अज़म में तो देखिए ना, मुझे कह रही है। मोरे, आप नाराज़ होना छोड़ दें, हम शरारतें नहीं छोड़ सकती। लाइक सीरियसली? महरू अपनी बेटियों की मासूम शक्लों के साथ खतरनाक हरकतें देखकर सदमे से बोली थी। हाँ तो इतनी प्यारी शरारतें करती है मेरी बेटियाँ। तुम नाराज़ होना छोड़ दो, तुम अपनी बेटियों की ये क्यूट हरकतें एंजॉय किया करो। नाराज़ होकर अपना मज़ा मत ख़राब किया करो। पल के झपकने की देर है, उन्होंने बड़े और समझदार हो जाना और फिर तुमने इनकी क्यूट और मासूम हरकतों को मिस करना है। इनकी शरारतें तो हमारे लिए खूबसूरत यादें हैं। इनकी कलकारियाँ ही तो इस घर की दर दीवार की ज़िंदगी से भरपूर करती है। दाहिर खान सोफे की तरफ बढ़ता नरमी से महरू का हाथ पकड़कर अपनी मुट्ठी में दबा गया। मुझे नहीं पता आप जाने और आपकी बेटियां जाने, इनके बड़े और समझदार होने का तो मुझे पता नहीं, लेकिन इनकी शरारतों की मैं गारंटी दे सकती हूँ, बड़े होकर भी नहीं रुकने वाली। इसीलिए इनकी शरारतों और किलकारियों की यादें बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये दोनों बड़ी होने तक सब कुछ लाइव दिखा के आपको महफूज करेगी और मेरी कीमती चीज़ों का सत्यानाश। महरू मसनूई गफ़ी से बोली थी। महरू अब जानबूझकर थोड़ा गुस्सा और नाराज़गी दिखाने की कोशिश कर रही थी ताकि इसकी बेटियां कोई थोड़ा सा इसे डर कर इसकी चीज़ें छेड़ना छोड़ दे। महरू का गुस्सा हमेशा बस थोड़ी देर का ही होता था। अभी थोड़ी देर तक वह अपनी बेटियों के सदके बारी जाती होती दिखाई देगी। इसलिए दाहिर खान इसको छोड़कर अपनी जेब से फ़ोन निकाले अपनी बेटियों की लिपस्टिक से बनाए कारनामे अपने फ़ोन में कैद करने लगा और वो दोनों बहनें अब खरगोश के जैसे दांत निकाल कर खिलखिलाकर हंस रही थी। ये क्या हुआ है नैन को? हिरार, जो कि अभी ज़रबत के साथ महरू के कमरे में दाखिल हुआ था, दानीन के मुंह पर लिपस्टिक के बने डिज़ाइन देखकर परेशानी से बोला था। हिरार, ये मेरे फेस पर दीदा ने बनाए हैं डिज़ाइन। वह हिरार को देखते ही इसकी तरफ बढ़ती चहक के बोली, जबकि ज़रबक भी इन दोनों बहनों का कार्टून बना देखकर हंस दी। हिरार नरमी से सेंट्रल टेबल से टिश्यू बॉक्स से ढेर सारे टिश्यू निकालता दानीन को एक हाथ से पकड़े सोफे की तरफ ले जाके बढ़ा था। वो दोनों एहतियात से सोफे पर चढ़ते एक दूसरे के मुकाबिल होकर बैठे थे। दानीन हमेशा हिरार की बात मानती थी। वो हमेशा इसका लिपस्टिक से पेंट चेहरा अपने छोटे छोटे हाथों से साफ करता था, क्योंकि हिरार को दानीन के चेहरे पर ज़रा सी भी चीज़ बर्दाश्त नहीं होती थी। वो इसके चेहरे पर टिश्यू फेरता एक नज़र हिना दे को भी घूर कर देख रहा था, जिसने इसकी नैन का चेहरा ख़राब किया था। दाहिर खान और हिना दे फ़ोन में अभी भी ली गई तस्वीरें देखने में मगन थी, जबकि ज़रबक महरू की दिलजोई करने में मसरूफ़ हो गई थी। जब अचानक वो दानीन का टिश्यू से चेहरा साफ करते करते सोफे के किनारे पर आ गया। वह हर एंगल से आगे झुककर दानीन का चेहरा देख रहा था कि कहीं लिपस्टिक बाकी तो नहीं रह गई, और वो दानीन का चेहरा हर जाविये से देखने के चक्करों में बिल्कुल सोफे के किनारे पर आ गया। और फिर अगले ही पल हिरार डिसबैलेंस होता पीछे सर के बल सोफे से धड़ाम से नीचे गिरा था। नीचे गिरते ही हिरार की चीख निकली थी। हिरार! दमीर खान, जो अभी दाहिर खान के कमरे में दाखिल हुआ था, अपने बेटे को नीचे गिरता देखकर इसका दिल उछल कर हलक में आया था, जबकि बाकी सब भी बेसाख्ता हिरार की चीख पर चौंक उठे। किसी के भी बढ़ने से पहले दमीर खान फौरन आ गए, हिरार को ज़मीन से उठाए ज़ोर से अपने सीने में भींचे इसके चेहरे पर जान बजान लब रखने लगा। हिरार, बाबा की जान, रोना बंद करो, कुछ नहीं हुआ मेरे बेटे को। दमीर खान फिक्रमंदी से हिरार के सर का मुआयना करता उसे चुप करवाने लगा था, लेकिन वो चुप करने के बजाय अपनी सांस रोके अजियत से रोए जा रहा था। ज़रबक परेशानी से अपने बेटे को देखने के लिए लपकी थी। महरू और दाहिर खान भी हिरार को अजियत से रोना देखकर फिक्रमंद हुए थे, जबकि बच्चियां डर के मारे सहम गई थी। लाए मुझे दिखाए मेरा बेटा। हिरार को अजियत से रोता देखकर ज़रबक तड़पते हुए बोली, ध्यान कहाँ था तुम्हारा ज़रबक? तुमसे एक बच्चा नहीं संभाला जाता। बच्चे को सोफे पर छोड़कर खुद बातों में मसरूफ़ हो गई थी। मेरे बेटे से ज़्यादा ज़रूरी थी तुम्हारी बातें, जो उसको सोफे पर अकेला गिरने के लिए छोड़ दिया। वह हिरार को अपने सीने में भींचे चुप करवाने की कोशिश करता इसको ज़रबक की गोद में देने की बजाय आज पहली बार ऊंची और सख्त आवाज़ में डांट रहा था। दमीर खान का चेहरा गुस्से और तकलीफ से सुर्ख हुआ था। ज़रबक इसकी धाड़ पर सहमती हुई पीछे बेसाख्ता हट गई।
वो बेयकीनी से दमीर खान को देख कर रह गई जो उस पर चिल्लाया था। दुख से इसकी आंखें एकदम आंसुओं से भरी थी। लाला, कोई बात नहीं, बच्चे गिर जाते हैं। दाहिर खान ने नरमी से अपने लाला को मुखातिब किया था। हिरार को कोई चोट नहीं आई थी, बस वो अचानक गिरने की वजह से डर गया था, इसीलिए ज़्यादा तो रो रहा था। मगर दमीर खान से इसका सिर्फ रोना भी कहाँ बर्दाश्त होता था। वो दाहिर खान की बात सुनी अनसुनी करता एक अफसोस की नज़र ज़रबत पर डाले हिरार को अपने सीने में भींचे बाहर की जानिब बढ़ा था, जबकि ज़रबत अपने मुंह पर हाथ रख के अपने रोने की आवाज़ दबाती भागते हुए महरू के कमरे से निकलकर अपने कमरे में बंद हो गई थी। आज पहली बार दमीर खान का सख्त रवैया इसे बहुत तकलीफ दे गया था। महरू, दाहिर और बच्चियाँ परेशानी से इस अचानक पेश आती सूरत हाल पर एक दूसरे के चेहरे तकने लगे। शाम के 4 बज रहे थे। लाउंज में इस वक्त रायम खान अपनी बीवी बच्चे के साथ आ बैठा था। वो आज अपनी बहन की ईदी देने के साथ साथ अपने बेटे की जिद और ख्वाहिश पर इसे हिना दे से भी मिलवाने ले आया था। सब लाउंज में हल्की फुल्की बातों में मसरूफ थे सिवाय ज़रबत के। वो दोपहर से अपने कमरे में बंद थी। दमीर इस वक्त का हिरार को चुप करवाने की घर से बाहर निकला था। अब वापस आया था। इसने हिरार को काफ़ी जगह घुमाया फिराया और चॉकलेट्स लेकर दी थी। अब हिरार बिल्कुल ठीक हशाश बशाश दानीन और हिना दे को रोहान की नज़रों से बचाने की कोशिश में लगा हुआ था। वो किसी सूरत भी रोहान को हिना दे की करीब भी भटकने नहीं देता था। रोहान जिस साइड से हिना दे की तरफ बढ़ने की कोशिश करता, हिरार अपने बाजू फैलाकर आगे आ जाता। बेचारी हिना दे और दानीन तो इन दो लड़कों की जिद में कभी इधर तो कभी उधर फंस के रह गई थी। यहाँ पर हिना दे के बड़े होने के बावजूद भी इस पर हिरार का जोर चलता था। हिरार को शुरू से ही ये लंबे बालों वाला शोखा रोहान एक आंख नहीं भाता था। हिरार के मुताबिक वो इसकी दीदा पर हक जता के गलत काम करता था और इसकी नज़र में रोहान एक शोखा और छिचोरा लड़का था। इसीलिए वो अपनी घर की लड़कियों को इससे महफूज रखने की भरपूर कोशिश करता था। इस बात से अनजान कि जितनी वो इसकी कज़न लगती है उतनी ही रोहान की भी लगती है। हिरार, मैं तुझे हराम कर दूंगा अगर तूने मुझे मेरी हिना से दूर किया तो, रोहान का जवाब दे गया था। वो अपनी छोटी छोटी मुट्ठियां भींचे हिरार के मुंह पर फनकारा था, जो बार बार इसके रास्ते में आकर इसे हिना दे से मिलने से रोक रहा था। मैं तेरा खून पी जाऊंगा अगर तुमने मेरी दीदा को आंख उठा के भी देखा तो। हिरार इसे डबल आवाज़ में गरजाता इसकी शहद रंगा के गुस्से से सुर्ख हुई और छोटे से माथे पर नन्हे नन्हे बल पड़े थे। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। रोहान अपनी आस्तीन चढ़ाकर हिरार की तरफ बढ़ा था। हिना दे और दानीन परेशान सी होती इनके लफ्ज़ों की जंग सुन रही थी। दोनों बच्चों को धाड़ सुनकर बातों में मशगूल अचानक दाहिर खान इनकी तरफ मुतवज्जा हुआ। एक मिनट, कोई किसी का खून ना बहाए और कोई पिए। दोनों अपने घर भागो। टिड्डो, और मेरी बेटियां मुझे दो। दाहिर खान फौरन अपनी दोनों बेटियों को उठाता मामला रफा दफा करने की गर्ज इन दोनों को मसनूई गुस्से से डपट गया, क्योंकि वो जानता था जब तक इसकी बेटियां उनके बीच खड़ी रहेगी वो दोनों ऐसे ही पागलों की तरह झगड़े करते रहेंगे। हिरार और रोहान की लड़ाई हमेशा शिद्दत इख्तियार कर जाती थी और फिर इन दोनों को लड़ता देखकर इसकी अपनी बेटियां रोने लग जाती थी। दाहिर खान के डपटने पर हिरार एक कमीनगी सी मुस्कुराहट चेहरे पर लिए दमीर की तरफ बढ़ गया था, जबकि रोहान खूनखान नज़रों से इसको घूरता अपने बाप की तरफ बढ़ गया। लड़कियों के चक्करों में पड़ने का बड़ा शौक है, रोज़े कब रखना शुरू करने हैं? दाहिर खान तंज़ रोहान से मुखातिब हुआ था। चाचू, रोज़े तो मैं रख लूँ लेकिन मुझे चक्कर बहुत आते हैं। रोहान बेचारगी से शक्ल बनाए क्यूट अंदाज में बोला था। इसकी मासूम बात सुनते ही सबकी हंसी बेसाख्ता छुटी थी। हाँ, लड़कियों से चक्कर चलाते हुए इसे चक्कर नहीं आते, रोज़े रखते हुए इसे चक्कर आते हैं। हिरार इसकी नकल उतारते हुए मासूम अंदाज में बोला। हिरार के इतनी क्यूट अंदाज में कहीं बड़ों वाली बात पर सबकी हंसी की गूंज एक दफ़ा फिर से लाउंज में फिजा में फैली थी। दानीन अपने बाप की गोद से ज़बरदस्ती निकलती हिरार और अपने ताया जान के साथ बैठी थी। दमीर खान नरमी से उसे उठाकर अपनी गोद में बिठाता इसके माथे पर लब रख गया, जबकि हिना दे भी चुपके से दाहिर खान की गिरफ्त से निकलती रोहान और राइम खान के साथ जा बैठी थी। रोहान हिना दे का हाथ पकड़कर एक कमीनगी से मुस्कुराहट हिरार की तरफ उछालता उसे अंदर तक सिलगा गया था। इसकी इतनी जुर्रत पर हिरार जब से अपना मुठ्ठियां भीज गया, जबकि दाहिर खान ने अफसोस से अपनी बेटियों को देखा जो अपने बाप के हिसार से निकल गई थी। काफ़ी देर तक गपशप लगाने के बाद रायम खान और अंजीश अपने बेटे को घर लेकर चले गए थे। उन्होंने इफ्तारी नहीं की थी। इनकी इफ्तारी आज किसी दोस्त के यहाँ थी। इफ्तारी करने के बाद दमीर खान सोए हुए हिरार को अपने कमरे में लिए दाखिल हुआ था और सामने बेड पर ज़रबत को औंधे मुँह लेटे देखकर वो अपना निचला लब दांतों तले दबाया। एहतियात से उसको बेड पर लिटाने के बाद एक जिस्म ज़रबत को उठाकर अपनी गोद में लिए टेरिस की तरफ बढ़ गया था।
ज़रबख्त इफ्तारी के लिए नीचे नहीं गई थी, बस इसने पानी से ही रोज़ा खोल लिया था। दमीर खान जानता था वो नाराज़ है, लेकिन वो इसके साथ ज़बरदस्ती करके नीचे ले जाकर इसकी रोई हुई आंखें दिखाकर सबको परेशान नहीं कर सकता था। छोड़े मुझे। ज़रबख्त इसके हिसार से निकलती भीगी आवाज़ में गर्राई, नहीं छोड़ूंगा। वो ज़बरदस्ती इसको अपनी गोद में लिए टेरेस पर पड़ी चेयर पर बैठता। इसका चेहरा अपने सीने से निकाल गया। वो नीली आंखों में सुर्खी देखकर दमीर खान को तकलीफ हुई थी। आई एम सॉरी। दमीर खान नरमी से इसकी दोनों आंखों पर लबरकता अपने किए की माफ़ी मांगने लगा। मुझे आपको ये माफ़ी नहीं चाहिए, मैं तो हूँ ही लापरवाह। हिरार तो और सिर्फ आपका बेटा है, वो सिर्फ आपका वो प्यारा है, मेरा तो वो बेटा ही नहीं है। मुझे तो इसकी तकलीफ़ भी नहीं होती। ज़रबख्त इसकी गोद से उतरने की कोशिश करती हज़ियानी अंदाज में बोली। ज़्यादा देर रोने की वजह से इसका पूरा चेहरा और आंखें सुर्ख हो रही थी। आई एम सॉरी। हिरार को इस वक्त तकलीफ़ में रोता देखकर मैं तुम्हारे साथ कुछ ज़्यादा ही हार्श हो गया था। पहली और आखिरी बार माफ़ कर दो। आइंदा तुम्हें डांटना तो दूर, ऊंची आवाज़ में बात भी नहीं करूँगा, पक्का वादा। दमीर खान नरमी से इसके कपकपाते लब चुमता फिर से अपनी किए की माफ़ी मांगने लगा। मैं नहीं कर रही आपको माफ़। आपने मुझे इतनी बुरी तरह से डांटा था। ज़रबख्त रोते हुए इसके सीने पर दांत काट गई। इसको लेकर वो बहुत हसास थी। आई एम रियली वेरी सॉरी। दमीर खान अब प्यार से इसकी ठोड़ी पर लब रखता मलतजी हुआ। नहीं करूँगी माफ़। ज़रबख्त अब नाक से कोड़ते हुए मासूमियत से गोया हुई। मैं जानता हूँ मेरी बक मुझसे ज़्यादा देर तक नाराज़ नहीं रह सकती। उसके चेहरे के तासीरात में तब्दीली देखकर वह मोहब्बत से बोलता इसके गाल पर अपनी बियर्ड रगड़ने लगा। नहीं, मैं नाराज़ हूँ। वो जानबूझकर नखरे दिखाती अपना चेहरा से दूर हटाने की कोशिश करने लगी। नहीं, कोई नाराज़गी वाला सीन नहीं हो रहा। वो उसको मज़ीद खुद में भींचता मोहब्बत से बोला। बिलाखिर 20 मिनट तक की हुई छोटी छोटी कोशिशों के बाद ज़रबख्त ने उसके साथ सुलह कर ली। वो कौन सा हर रोज़ इसको डांटता था जो वो मुंह ही ना सीधा करती। मेहंदी लगानी है, आज चांद रात है। दमीर खान नरमी से इसकी ठोड़ी चुमता इफ्तिसार कर गया। लगवानी है। ज़रबख्त ने मासूमियत से इस बात में सर हिलाया। इसका जवाब सुनते दमीर खान अपनी जेब में हाथ डाले मेहंदी की एक कोन निकाल कर ज़रबख्त का हाथ पकड़कर इस पर मेहंदी से गोल गोल छोटे छोटे दायरे बनाने लगा था। वो जानता था इसकी बख्त इससे नाराज़ ज़रूर है, मगर इसने जो ख्वाहिश दमीर खान से इसने इसके हाथों से मेहंदी लगवाने की थी वो दमीर खान को हर हाल में पूरी करनी थी। वो इसीलिए तो वो मेहंदी भी लाया था और फ़ोन से मेहंदी लगाना भी सीखी थी। दमीर, आपको तो आती है मेहंदी लगानी? ज़रबख्त इसके हाथ महारत और सफाई से बनते गोल दायरे को देखकर हैरानगी से हुई। मुझे नहीं आती थी, लेकिन तुम्हारे लिए फ़ोन से देखकर सीखी है। दमीर खान इसके हाथ पर गोल दायरे मुकम्मल करता इसके चेहरे की तरफ झुककर ज़रबख्त की छोटी सी नाक लबों पे अपने दबा गया था। ज़रबख्त इसकी मोहब्बत भरी निगाहों के ताब ना लाते हुए शर्म से नज़रों का जाविया बदल गई थी। जब अचानक इसकी नज़र ऊपर आसमान पर पड़ी थी। दमीर, वो देखिए ईद का चांद। ज़रबख्त चांद को देखते चहक के बोली थी। देख ही तो रहा हूँ अपने चांद को। दमीर खान मखमूर लहजे में बोलता ज़रबख्त के हाथ अपने लबों से लगा गया। चांद रात मुबारक हो मेरी बख्त। दमीर खान नरमी से इसके लबों पर झुकता फिर से उसको अपनी गोद में उठाए नीचे किचन की जानिब लेकर बढ़ा था ताकि वो कुछ खा ले, क्योंकि इफ्तारी में इसने कुछ भी नहीं खाया था। वो सीढ़ियाँ उतरने तक ज़रबख्त के लब नरमी से चुमता गया। वो इसके लम्स पे सुकून से आंखें मूंदे इनको मनमानियाँ करने दे रही थी, लेकिन इसकी मज़ामत करने वाले हाथ पर मेहंदी लगी थी। बाबा जान, मुझे भी इस हाथ पर लगाएं। हिना दे के दोनों हाथ पर मेहंदी लगी देख कर दानीन अपना दूसरा हाथ आगे बढ़ाकर बोली। ओके बाबा की जान, लगाता हूँ। वो हिना दे के हाथ पर मेहंदी लगाता मसरूफ़ अंदाज में बोला। वो पिछले आधे घंटे से अपनी बेटियों को मेहंदी लगाते हुए इनके लाड़ उठा रहा था। हालांकि दाहिर इनके हाथों पर बस उल्टी सीधी लकीरें मार रहा था। इसको मेहंदी सही से पकड़नी भी नहीं आ रही थी। फिर भी वो सही से लगाती कैसे? लेकिन हिनादे और दानीन को अपने बाप के हाथों से मेहंदी से उल्टी सीधी लकीरें बनवाने की ही इंतहा खुशी हो रही थी। महरू इतनी तीनों से फासले पर बैठी बेज़ाहिर तासिफ से देख रही थी, लेकिन अंदर से वो इन तीनों की नज़र भी उतार रही थी। इन तीनों के चेहरे खुशी से खिलखिला रहे थे। महरू को अंजीश ने मेहंदी लगाई थी। इसे मेहंदी नहीं लगवानी थी, बस दायर के सीने से लग के इसे चांद रात की मुबारकबाद देनी थी। लेकिन एक वो था जो बेटियों में ऐसा मगन था कि इसकी आंखों की ख्वाहिश भी नहीं पड़ रहा था। थोड़ी देर बाद दायर खान अपनी दोनों बेटियों को खुद अपने हाथों से मेहंदी लगाने के बाद सुला चुका था। वो दोनों मेहंदी वाले हाथ इनके कपड़ों से दूर करता बेड की दूसरी साइड खामोशी से बैठी महरू को अपनी तरफ आने का इशारा करने लगा। दायर खान का इशारा देखते ही महरू फ़ौरन उठकर इसके सीने से आकर लगी थी।
चांद रात मुबारक हो मेरी महल। दाहिर खान इसको अपने सीने में भींचे इसके माथे पर लपक गया। खैर मुबारक, आपको भी मुबारक हो। महरूम मजीद इसके गिर्द अपने बाजू का घेरा तंग करती इसके सीने में घुसी थी। दाहिर खान एक ही नज़र अपनी सोई हुई बेटियों पर रखे हुए था, लेकिन इसके सीने से लिपटी महरू इसके दिल की तवज्जो का मरकज़ बनी हुई थी। दाहिर खान कभी झुककर अपनी बेटियों को चूमता तो कभी अपने लबों का लम्स अपनी नूरे चश्म के होठों और गालों पर नरमी से छोड़ता। आज की इस हसीन रात से ही यहीं पर थमने की इल्तिजा कर रहा था। वही दाहिर खान अपने इर्द गिर्द तीन वजूद अपने सीने और बाजू में सिमटे अपनी पूरी खुशियों से भरी कायनात को अपने हिसार में कैद किए बैठा था, जिस पर अल्लाह ताला ने मोहब्बतें और अपनी नेमतें तमाम की थी। क्या इससे भी ज़्यादा खुशकिस्मत इंसान कोई और हो सकता था जितना दाहिर खान आफरीदी था? मेरे कपड़े तो ख़राब ना करें आप। अंजिश झुंझलाते हुए अपने सीने से रैम खान का हाथ हटाने की कोशिश करती गफी से बोली। रैम खान अभी ईद की नमाज़ पढ़कर आया था और जब से आया था अंजिश से अपनी मीठी ईदी बटोर रहा था, कभी इसके मीठे लबों को चूमकर तो कभी इसके वजूद पर अपने हाथों का हक जताकर। आज तो ईद है, आज तो मुझे खुद से दूर करके अपने लम से महरूम रखने की कंजूसी ना करो। रैम खान बहके हुए अंदाज में बोलता फिर से अंजिश के लबों पर ज़बान फिरते हुए चुम गया। वो अपने सामने सजी सबरी अंजिश को देखकर हर लम्हे बेखुद हो रहा था। खान क्या कर रहे हैं, दरवाज़ा लॉक नहीं है, रोहान आ जाएगा। अंजिश अपना चेहरा से दूर करती इसके लबों के आगे हाथ रखकर अकल दिलाने की कोशिश करने लगी। वो नहीं आएगा, बस एक और बार चुमने दो। रैम खान मकबूल लहजे में बोलता मुल्तजी हुआ। अंजिश इसकी इल्तिजा सुनकर अपना चेहरा बेसाख्ता आगे कर गई थी। रैम खान फतेहमंदी से मुस्कुराकर अभी अंजिश के लबों पर झुकता जब हमेशा की तरह रोहान तूफान की तरह कमरे में दाखिल हुआ था। वह इस वक्त सियाह शलवार कमीज में हम रंग वेस्टकोट पहने अपनी सुर्ख व सफ़ेद रंगत के साथ बेहद प्यारा लग रहा था। रोहान की अचानक आमद पर अंजिश और रैम खान हड़बड़ाते हुए एक दूसरे से फासले पर हुए थे। आ गई मेरी सौतन। रैम खान लब भीचे बदमज़ा होता रोहान को घूर गया था। मोरे, हमने हिना के घर कब चलना है? मुझे इसको ईद मुबारक बोलना है। रोहान अपने माँ बाप की तरफ बढ़ता बेचैनी से सवाल दागा था। शाम को जाएंगे हम, अभी हम अपने घर में ईद मनाएंगे। इधर आओ मेरा बच्चा, अपनी मोरे से तो मिला ही नहीं और ना ईद मुबारक बोला। अंजिश अपने बाजू फैलाती रोहान को अपनी तरफ आने का इशारा कर गई। रोहान भागकर अपनी माँ के बाहों में सिमटा था। ईद मुबारक मोरे। रोहान अपनी माँ के चेहरे पे नन्ही सी किस करता चहक कर बोला था। खैर मुबारक मेरा बच्चा, आपको भी ईद की खुशियाँ बहुत मुबारक हो। अंजिश मुस्कुरा कर इसके आंखों में आते बाल पीछे करके इसके माथे पर लब रख गई थी। ईद मुबारक खान का दिल का टुकड़ा। रैम खान एहतियात से रोहान को अंजिश से लेकर अपनी गोद में उठाता इसका नरम गाल मोहब्बत से चूम गया। आपको भी ईद मुबारक बाबा जान। रोहान मीठी आवाज़ में बोलता इसे अपनी गुलाबी होठ रैम खान की बेड पर रख कर बोलता इसको हैरान कर गया। फिर से बोलो बाबा की जान। रैम खान खुशगवार हैरत से बोलता रोहान के मुंह से फिर से अपने लिए बाबा लफ्ज़ सुनने की फरमाइश कर गया। वो जब से पैदा हुआ था आज पहली दफ़ा इसको बाबा बोलकर इसकी तड़प ख़त्म की थी, वरना वो हमेशा उसे तंग करता रहता था। बाबा जान। रोहान फिर से बोलता अपने छोटे छोटे बाजू इसकी गर्दन के गिर्द हाइल कर गया। बाबा जान सदके अपने बच्चे के। रैम खान इसको अपनी गली से हटाता इसके चेहरे पर जा बजा लब रखता नम आवाज़ में बोला था। रोहान के मुंह से पहली बार अपने लिए बाबा सुनकर रैम खान की क्रिस्टल ग्रे आंखें खुशी से नम हुई थी। अंजिश खामोशी से मुस्कुराकर दोनों बाप बेटे के प्यार को देख रही थी। ये कल रात को ही अंजिश ने रोहान को समझाया था कि वो इसे कल बाबा बोलकर सरप्राइज करेगा। ऐसा नहीं था कि वो रोहान को मना करती थी कि वो रैम खान को बाबा ना बोले, बल्कि अंजिश को रोहान के मुंह से रैम के लिए खान लफ्ज़ सुनना ज़्यादा अच्छा लगता था, इसीलिए वो इसकी दुरुस्तगी नहीं करती थी। लेकिन कल रैम खान के दिल की बात जानकर रोहान को प्यार से समझाया था कि वाइंदा अपने बाबा को खान की बजाय बाबा जान बोला करें। माँ की हिदायत सुनकर फ़ौरन रोहान ने ये हिदायत अपने दिमाग में महफूज कर ली थी। रैम खान एक तशकर और मोहब्बत भरी निगाह अंजिश पर डालता इसको भी आगे बढ़कर अपने हिसार में ले गया था। ताया जान, आप मेरा दुपट्टा ठीक कर देंगे? हिना दे अपने छोटे से दुपट्टे के हिसाब उलझी दमीर खान से मुखातिब हुई थी। हाँ क्यों नहीं मेरा बच्चा, इधर मेरे पास आओ। दमीर खान नरमी से हिना दे को बाजू से उठाए अपनी गोद में बिठाता इसका दुपट्टा दुरुस्त करता हिना दे का गुलाबी फूला गाल चूम गया था। ताया जान मुझे अभी उठाएं। हिना दे को दमीर खान की गोद में बैठा देखकर दानीन भी मासूमियत से फरमाइश की थी। ऐसे कैसे हो सकता था, जो काम हिना दे करे वो दानीन ना करे। ताया की जान आप भी आ जाओ। दमीर खान मोहब्बत से लबरेज लहजे में बोलता
दानीन को भी उठाकर अपनी गोद में बिठा गया, जबकि हिरार अपने दादा जान की गोद में बैठा अपनी ईद के पैसे गिनने में मसरूफ था। ज़रबक, महर और हनीसा खान किचन में मुलाजमा के साथ आज शाम की दावत बनाने में मसरूफ थी, जबकि दाहिर खान ईद की नमाज पढ़कर आने के बाद सो गया था और अभी तक सो रहा था। रोहान, तुम्हें कितनी ईदी मिली? हिना दे ने अपने पास खड़े रोहान से सवाल किया। मुझे तो ढेर सारी मिली है, रोहान अपने दोनों बाजू फैलाए खुशगवारी से बोला था। मुझसे ज़्यादा नहीं। दाहिर खान की गोद में बैठा हिरार हिना दे के करीब रोहान को देखकर कलस कर बोला था। तुम चुप करो। रोहान एक कड़ी नज़र हिरार पर डालता रौबदार लहजे में बोला था। मेरे घर में मुझे आंखें दिखाता है। हिरार मुठ्ठियाँ भींचे दाहिर की गोद में गुस्से से उछला था। डब्बे में डब्बा, तार, सारे बच्चे पानी फेंको, जल रहा है हिरार। रोहान हंसते हुए अपनी तोतली ज़बान में बोलता सबको हैरानगी के साथ कहका लगाने पर मजबूर कर गया था। रोहान को ये सारी बातें शानजे ने परसों ही सिखाई थी। जब इसने हिरार की शिकायत लगाते हुए अपनी दुख भरी दास्तान उसे सुनाई थी तो इसने हिरार को जलाने के लिए उसे कुछ दमदार और मजाकिया जवाब सिखाए थे। हिरार रोहान की बात सुनता कानों तक गुस्से से सुर्ख हुआ था। इसको गुस्से से पागल होता देखकर दाहिर खान इसके कान के पास झुककर कुछ बड़बड़ाने लगा। दाहिर की बात सुनते ही हिरार के चेहरे पर अब गुस्से की बजाय कमीनगी से मुस्कुराहट दौड़ी थी। डब्बे में डब्बा, डब्बे में पान, हिना मेरी कज़न और लाला इसके रोहान। हिरार एक कमीनगी से मुस्कुरा कर जवाब देता रोहान को कपड़ों तक जला गया था। अब की बार हिरा का तगड़ा जवाब सुनकर सबका बुलंद कहका लॉन्च की जिन्नत बना था, जबकि दमीर और ज़रबत ने हैरानगी से अपने बेटे को देखने के बाद रोहान की उतरी शक्ल देखकर फिर से हंस दिए। बाबा जान, मैं हिना का लाला नहीं हूँ। रोहान अपने बाप की तरफ बढ़ता रंजीदगी से दुहाई दे गया था। वो सब कुछ बन सकता था लेकिन हिना दे का लाला कभी नहीं। सब बड़े बच्चों की शरारतों और नोक-झोंक से महफूज होते हंस हंस कर लोट-पोट हो रहे थे। आमिर बज़दार और रायम खान के वालिदैन रोहान की साइड ले रहे थे, जबकि असदुल्ला और अनीसा बेगम अपने पोते की साइड लेते हुए इसे मोहब्बत भरी रिश्तों की महफिल को अपने कहकों से ज़ाफ़रान बनाए हुए थे। सब लॉन में खुशगपियों के साथ खाना खाने में मसरूफ़ थे। बच्चे लॉन में खेल रहे थे। हर तरफ खुशियों का समा था। दमीर खान एक नज़र अपने करीब बैठे सभी लोगों पर डालता सरशारी में मुस्कुरा दिया था। अनीसा, असदुल्ला खान, आमिर बज़दार और रायम खान के वालिदैन की खुशी का ठिकाना ही अलग था, क्योंकि वो अपनी आंखों के सामने अपनी औलाद को पलते फूलते और खुश देख रहे थे। दमीर खान ने एक मोहब्बत भरी निगाह ज़रबक पर डालते हुए ज़िंदगी भर साथ निभाने का अहद किया था। दाहिर खान भी आंखों ही आंखों में अपनी नूरे चश्म के सदके बाहरी जा रहा था, जबकि रायम खान टेबल के नीचे अपनी कल्बे राहत का हाथ पकड़े अगले जहां तक भी ना छोड़ने का इरादा बांधे बैठा था। हिरार, रोहान गरजदार आवाज़ में दहाड़ा था। इसके दहाड़ पर सबने बेसाख्ता पीछे मुड़कर देखा था और एक बार फिर से हिरार को हिना दे और दानीन को रोहान की पहुंच से दूर ले जाने की कोशिश करता छोटा सा हिरार अपनी क्यूट सी हरकत और चेहरे के गुस्सीले तासिरात से सबको हंसने पर मजबूर कर गया था। ये रिश्तों की चाशनी में डूबे हुए कह कहे थे। ना इन कहकहों की आवाज़ मध्यम होनी थी और ना इनकी मिठास कम होनी थी। पूरी कायनात की खुशियों को लपेट के रिश्तों की किताब में ढाला है। कायनात किताब में समेट आई मुकम्मल हुई रिश्तों की कहानी। क्या अब इजाज़त है मैं तोड़ दूँ अपनी कलम पुरानी? ख़त्म शुद। सो फाइनली हो गया नावल एंड आई होप सो आपको ये नावल अच्छा लगा होगा। ये नावल तो बहुत पहले ही एंड हो चुका होता अगर मैं नहीं जाती, मैं रहती, लेकिन जाना भी ज़रूरी था। शादी थी तो फंक्शंस में तो जाना ही पड़ता है जब करीब के हो, तो इसीलिए भी। तो आई होप सो आपको ये नावल अच्छा लगा होगा, क्योंकि मैंने लास्ट पॉइंट पर ही छोड़ दी थी। फिर भी अगर जिन लोगों ने अभी तक इसको नावल को पूरा कंप्लीट सुना नहीं है तो आप सुन सकते हो। और इनके जो और भी नावल हैं जो मैं अभी पढ़ने जाऊंगी, अब देखते हैं मैं नावल अब कौन सा स्टार्ट करती हूँ। जो भी अगर मुझे कंप्लीट मिलती है पीडीएफ या आप लोगों की कुछ अच्छी सी रिक्वेस्ट रही तो मैं वो ज़रूर पढ़ूँगी। सो अब मैं इंशाल्लाह मैं डेली नावल अपलोड करते रहूँगी। बस आप लोग अपने कमेंट्स में राय दें। जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल भी सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ख्याल रखें। सो मिलते हैं न्यू नावल के साथ। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।